वेलकम टू कॉमन माइंड। तो अभी तक हमने मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस की, रिटन एग्जामिनेशन के प्रोसेस की, उसके सारी डिटेल्स की, उस एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद और एसएसबी के रिपोर्टिंग सेंटर से जितनी भी सारी रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ थी, क्या क्या आपको ले जाना है कॉल लेटर के हिसाब से, क्या रिक्वायरमेंट्स थी, कैसे वहाँ आपको क्या करना होगा, मतलब गेट तक पहुँचने का सारा प्रोसेस जो है आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया गया है। ठीक है, अब एक बार आप वहाँ सेंटर पे पहुँच गए, अपने सारे अकोमोडेशन सारा अच्छे से सब कुछ होने के बाद, जब एक बार आप है ना सुबह सुबह 6:30 पे जब आप रिपोर्ट किए, 6:30 नहीं 6 पे है ना, मैंने स्ट्रिक्टली आपको बोला हुआ है कि 6 AM आप उसको डेडलाइन मान के चलिए कि मतलब आपको वहाँ तक पहुँच जाना है। भले ही आपके उसमें कॉल अप लेटर में अगर लिखा है कि 6:30 है, तो आप 6 पे पहुँच जाओ, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई एसएसबी के कॉल अप लेटर आने से लेकर एसएसबी के जो सेंटर आपको अलॉट हुआ है उसके गेट तक पहुंचने तक, है ना, वहां तक पहुंचने तक ये सारी फॉर्मेलिटीज़ और डिटेल्स आपको दे दी गई हैं। वो तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। यहाँ पे हम बात अब करेंगे, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि फेज़ 1 टेस्टिंग। अब फेज़ 1 क्या है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे होता है, उसके पहले क्या क्या होता है, उसके बाद क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीटली आपको डिटेल में इसका अच्छे से हम बताएंगे। ठीक है, और ठीक है, तो 6 AM पे आप सभी वहाँ पे लाइन लगोगे, आपके डॉक्यूमेंट्स सारे चेक होंगे। उसके बाद जो ऑफिसर हैं वहाँ पे आपका लगेज जो भी है, आपका सब फ़ोन वोन स्विच ऑफ करके आप उनको लगेज सबमिट करेंगे और आप जो है जाएंगे। जैसे जैसे आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस मिलते जाएंगे, आप वहाँ पे एक लाइन बना के चलते जाइएगा। ओके, सो अब देखिए क्या होता है यहाँ पे। जो होता है कि ऑलमोस्ट अब मैं तो सिर्फ जैसे मान के चलिए कि हर एसएसबी में ऑलमोस्ट 250 से लेकर 300 स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग होती है ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो मान के चलिए कि वहाँ पे जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पे ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा। ओके, ग्रुप्स मतलब अगर जैसे है ना 18-19 लोगों का या 20 लोगों का, 18 से लेकर 20 के बीच में एक एक ग्रुप होता है सबका। ठीक है, सबको पहले बांटा जाता है, उसके बाद आपके ग्रुप्स बनते हैं, है ना, ऐसे करते करते 12, 14, 15 ग्रुप्स ऐसे बनते हैं और उन सभी को फेज़ 1 टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। ठीक है, अच्छा, फेज़ 1 टेस्टिंग होने से पहले ऑलमोस्ट ये सुबह सुबह होता है, लेकिन उससे पहले आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा वहाँ पे, उसको अच्छे से करिएगा, नाश्ता दिया जाएगा आपको, है ना, तो वो सब अच्छे से करें ताकि आपके पास एक ना मिनिमल एक आपके पास जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हो, ताकि आप अच्छे से प्रोसीड कर पाएँ, आपका जो है डे अच्छा जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेज़ 1 टेस्टिंग की। सो वेलकम फेज़ 1 टेस्टिंग डे 1, है ना, आपका पहला दिन आपके एसएसबी सेंटर पे डे 1। और ये फेज़ 1 टेस्टिंग अगर आपने पास कर लिया, अगर आपने इसको क्लियर कर लिया, जिसको कि हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट, अगर आपने इस स्क्रीनिंग टेस्ट को पास कर लिया, तभी आप जो है अगले 5 डेज आप अपनी एसएसबी के जितने रिमेनिंग टेस्ट हैं आपके, जो एसएसबी के जो मेन इंपॉर्टेंट टास्क, तो पहली बात तो फेज़ 2 ही होता है, लेकिन उस फेज़ 2 में पहुंचने के लिए आपको फेज़ 1 को पार करना, यू हैव टू क्वालिफाई, मतलब आपको इसके लिए इसको क्वालिफाई करना होता है। एंड देयरफॉर दीज टेस्ट्स बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग योर रिकमेंडेशन, बिकॉज अगर आप स्क्रीन इन ही नहीं होगे तो आप फिर फेज़ 2 कैसे दे पाओगे, है ना। तो फेज़ 2 तो ठीक है, लेकिन पहले फेज़ 1 पे फोकस करते हैं। फेज़ 1 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एवर, बिकॉज ये आपकी नेचुरल जो अपनी अंदर क्वालिटीज़ हैं, है ना, इसका एक टेस्ट होता है पीपीडीटी, वो सब अभी आपको बताएंगे। आपकी जो भी क्वालिटीज़ हैं ये सारी की सारी इसमें रिफ्लेक्ट होती हैं। आप कैसा सोचते हो, आपके हिसाब से क्या आप अपना व्यूज़ कैसे रखते हैं, कैसे सबके सामने प्रेजेंटेशन करते हैं, सबके सामने अपने पॉइंट्स को कैसे मतलब ना डोमिनेट करते हैं। तो ये सारा जो है सारा प्रोसेस में बताएंगे। तो फेज़ 1 टेस्टिंग जो आपका डे 1 से शुरू होता है। ठीक है, अब देखिए फेज़ 1 टेस्टिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये 2 टेस्ट यहाँ पे होते हैं। एक तो आपका OIR टेस्ट होता है ना, और एक आपका होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, दैट इज PPDT। ये एक और होता है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, है ना, OIR टेस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। ये आपका जो टेस्ट होता है, ये आपका पहला टेस्ट होता है, फर्स्ट, है ना, फर्स्ट टेस्ट होता है, और ये आपका सेकंड टेस्ट होता है। ठीक है, ठीक है,
ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, अब इसको समझिए कि ये क्या होता है। ये आपको बेसिकली यहाँ पे दो आपके पेपर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे OMR जैसे भरते हैं, OMR तो नहीं लेकिन आपको एक क्वेश्चन पेपर और एक आंसर शीट मिलती है, और इस वाले टेस्ट में आपकी इंटेलिजेंस को देखा जाता है। मतलब इस टेस्ट में एक्चुअली दो इसके टेस्ट होते हैं, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है, आपने मतलब फ्रीक्वेंटली तो नहीं लेकिन कभी ना कभी तो आपने जो मैथमेटिक्स की जो रीजनिंग की बुक्स आती हैं उसको लगाई होगे ना, फॉर आउट ऑफ इंटरेस्ट या समथिंग लाइक दैट। मतलब उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पैटर्न दे देते हैं, है ना, ABCD, तो आगे क्या होगा, फिर लॉजिकल कुछ मैथमेटिक्स के आसान से क्वेश्चन दे देंगे, कुछ ऐसा रीज़न असर्शन स्टेटमेंट दे देंगे। ऐसे जो आपके क्वेश्चंस आपने बहुत बार लगाए भी होंगे, है ना, कभी ना कभी तो आपने लगाए होंगे। तो ऐसा नंबर सीक्वेंस हो गया, नंबर सीरीज, क्विज रिलेटेड सीरीज, इंटरचेंज, ये सब, रैंक ऑर्डर प्रॉब्लम, डायरेक्शन टेस्ट, है ना, ये सब आपके होते हैं, ठीक है। ये जो भी है आपको विद इन अभी जो आगे सब बताऊंगा इसके बारे में डिटेल्स, तो ये सारी जो आपकी OIR टेस्ट में होती है। अब OIR आपसे क्या चाहता है, OIR जो है एक, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, मतलब कि ऑफिसर की इंटेलिजेंस को परखना है, ठीक है, उसको रेट करना। अब देखिए एक्चुअली यहाँ पे जो होता है, आपसे क्या डिमांड करते हैं वो लोग, डिमांड ये करते हैं कि आप गिवन टाइम में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, कितने ज़्यादा आप कर पाते हैं मैं गिवन नंबर ऑफ टाइम में, बहुत ही लिमिटेड नंबर टाइम होता है, और क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा हाई फाई लेवल नहीं होता है, बस एक, हाँ, एक मिनिमल बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके लेवल की कि हाँ ये है इतना, ठीक है। ये कोई मेजर रोल नहीं प्ले करता है क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया में, फेज़ 1 की स्क्रीनिंग टेस्ट में कोई मेजर रोल नहीं प्ले करता, लेकिन इसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको मान लो अगर आपने सेकंड टेस्ट जो PPDT आपने अगर इसको अटेम्प्ट किया और अगर आप कहीं बॉर्डर लाइन केस में हो, तो उस वाले केस में ना ये OIR टेस्ट जो है वो आपकी मदद कर सकता है। अगर आप थोड़ा सा इसमें लैग भी कर जाते हो, लेकिन फिर भी अगर आपका OIR ठीक है, तो अगर बॉर्डर लाइन केस है आपका, तो यू विल बी स्क्रीनड इन, मतलब आप स्क्रीन हो जाओगे, आप 5 days SSB को दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसमें दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये पूरा जो टेस्ट होता है इसको, है ना, ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इसको बनाता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, DIPR, ठीक है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। ये एक ऐसी रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है जो साइकोलॉजिकल बेसिस पे ये सब आपको जो टेस्ट है ये प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। तो OIR टेस्ट और PPDT ये दोनों जो इन्हीं के द्वारा करवाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्पीड ऑफ द कैंडिडेट, ये सब देखा जाता है। प्रोसीजर जो है आपका वर्बल और नॉन वर्बल, है ना, जो आपका वर्बल जहाँ पे मतलब ये जो लैंग्वेज आपका होता है वो जरूरी होता है, लेकिन नॉन वर्बल वाले केस में जो आपका बेसिकली वो होता है ना कि जैसे कुछ फिगर, जैसे अधिकतर जो फिगर टाइप मैट्रिसेस ये सब क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपके पास आते हैं, और वर्बल में आसान होते हैं, ठीक है। तो ओवर एंड ऑल मतलब ये आपका जो है इसको टेस्ट करता है कि आपकी स्पीड कितनी है, आप अच्छे से उसको पेपर कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। कुछ इसमें टॉपिक्स है जो मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो एक बार जब आपका OIR ख़त्म हो जाता है, ऑलमोस्ट ये आपका मेरे ख्याल से कितना आधे मतलब 40 to 50 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एक बार ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप सेम हॉल में ही जहाँ पे आपने ये OIR का टेस्ट दिया था वहीं पे उसके बाद आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। अगर मैं इसका ओवरव्यू दूं तो ये आपका एक ऐसा टेस्ट है जो आपकी नेचुरल क्वालिटीज़, आपके सोचने का तरीका, आपका ऑब्जर्वेशन, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर और आपकी स्टोरी बिल्डअप कैसी है, मतलब आप किस तरह से सोचते हैं, आप किस तरह से एनालाइज करके आप पिक्चर को अच्छे से देख के उसमें क्या स्टोरी अच्छे से बना सकते हैं, फिर आप अपनी स्टोरी को कैसे प्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने। एक्सेसर्स जो आपके जो आपको एसेस करेंगे वहाँ पे, है ना, जो आपके सामने जो साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं वो सब आपको एसेस करेंगे, आप अपने पॉइंट्स को कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो। फिर डिस्कशन में जब आप पार्ट लेते हो तो आप अपने पॉइंट्स को कैसे एलैबोरेट करते हो, किसी दूसरे का कोई पॉइंट है तो उसको कैसे चॉक आउट करते हो, है ना। ये सब डिस्कशन में ये सारी चीज़ें आपसे देखी जाती हैं। तो ये इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ी बात करेंगे, आगे देखते हैं। देखो, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट OIR जो मैंने आपसे बोला कि टेस्ट 1 होता है और ये सिंपल होता है, इसमें कोई ज़्यादा
कोई टफ नहीं है, बस सिंपल लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वही आपके होंगे। नॉन वर्बल थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल होता है, क्योंकि इसमें आपकी फिगर मैट्रिसेस दिए जाते हैं, तो इसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो इसमें ही अधिकतर लोग मतलब कम तो नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फंसते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना। अब देखो वर्बल रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको बताऊं, जैसे आपके पास नंबर सीक्वेंस हो जाता है, ठीक है, नंबर सीक्वेंस हो गया, नंबर सीरीज हो जाएगा, ठीक है, नंबर सीरीज हो गया, और फिर आपका रैंक ऑर्डर हो जाएगा, डायरेक्शन टेस्ट हो जाता है, डायरेक्शन टेस्ट, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है, स्पीड डिस्टेंस टाइम, ऑड वन आउट प्रॉब्लम्स, एनालॉजिंग, कोडिंग थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, लेटर आइडेंटिफिकेशन, ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स ये भी आते हैं, ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे आपके टेस्ट आते हैं, तो ये सब कुछ टॉपिक्स है जिस पे बेसिकली वो लोग फोकस करते हैं। तो ये आपका तो हो गया वर्बल रीजनिंग का। नॉन वर्बल रीजनिंग में जो यहाँ पे बेसिकली उस पर फोकस करता है सीरीज ऑफ पैटर्न्स, फिगर्स, आपको 3-4 फिगर दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि इसका नेक्स्ट क्या क्या आ सकता है, फिर चूज सिमिलर फिगर बोलेगा, पेपर आपको दे देगा, पेपर को अगर हम यहाँ से कट करें तो क्या क्या डिज़ाइन बनता है, बेसिकली ये डिज़ाइन ऑफ द पेपर की बात करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा फिगर मैट्रिक्स ऑब्लिक एनालॉगीज, ठीक है, फिगर मैट्रिक्स ऑब्लिक एनालॉगीज हो गया, और चूजिंग ऑड फिगर या ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, ठीक है, और आपका पेपर कटिंग, स्पॉट एम्बेडेड है ना, या फिर स्पॉटिंग एम्बेडेड फिगर्स, मिरर एंड वाटर इमेजेस, ये भी अच्छा खासा इसमें क्वेश्चन था, मिरर एंड वाटर इमेजेस, असर्शन रीजन। तो ये सब कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो आपके पास आते हैं, ठीक है। क्यूब, यहाँ पे क्यूब और डाइस वाले भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, है ना। जैसे आपसे क्यूब में पूछ लेगा कि इस नंबर के ऑपोजिट कौन सा नंबर, जैसे आप अगर कोई डाइस फेंकते हो, डाइस अगर आपने फेंका उस पर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे सपोज 1 है, तो 1 के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, आपको 3 फिगर्स दे देंगे और उनमें से आपको बताना होगा कि कौन सा। तो ये सब आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ना हो तो एक रीजनिंग की कोई बुक ले लीजिए अच्छी सी, और उसमें ये सारे के सारे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। OIR जो है आपका इन्हीं 2 टेस्ट पे बेसिकली चलता है। क्या होगा इसके लिए, यहाँ पे आपको जो है बुकलेट्स दी जाएंगे और उसी के साथ से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो DIPR बुकलेट, जैसे मैंने आपको बोला कि जो OIR और PPTT का टेस्ट होता है ये कौन सी संस्था करवाती है, तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट करवाता है, तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च यानी कि DIPR। तो वहाँ से आपको जो आप पहली बात तो आप जब SSB अटेंड करने जाओगे, जैसे आपका टेस्ट शुरू होगा तो आपको हॉल में बैठाया जाएगा, एंड देन यू विल बी गिवन DIPR बुकलेट एंड DIPR आंसर शीट। आपके पास एक बुकलेट रहेगी जिसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे, और DIPR आंसर शीट होगी, आपके पास एक आंसर शीट होगी। उस आंसर शीट में आपके पास, जैसे मैंने बोला 40 to 45 क्वेश्चंस होते हैं वर्बल रीजनिंग के, इसमें आपको 20 to 25 मिनट्स मिलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए ऑलमोस्ट, है ना। मैप देखो ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, ये बदलता रहता है, ऑन एन एवरेज जो है 40 to 45 क्वेश्चंस हर SSB में होते हैं, चाहे आप FSB में, चाहे आप NSB में हो, चाहे आप SSB में हो, तो हर जगह ऑलमोस्ट यही पैटर्न रहता है। 40 to 45 क्वेश्चंस 20 to 25 मिनट्स में आपको करने होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स बताए हैं, कौन कौन से, ये सारे के सारे वर्बल रीजनिंग में भी यही सब आता है, और नॉन वर्बल रीजनिंग में भी आपका जो है DIPR बुकलेट और DIPR आंसर शीट यही सब आता है, ठीक है। 40 to 45 क्वेश्चंस एंड 20 to 25 मिनट्स, है ना, ठीक है। इन दोनों ही केस में आपको एक बार आप बैठ जाओगे अपने अलॉटेड जगह पे, है ना, आपके नंबर्स वहाँ लिखे होंगे सामने, तो जब आप बैठ गए फिर आपको यहाँ बुकलेट मिलती है, DIPR आंसर शीट मिलती है। जो आपका साइकोलॉजिस्ट होंगे, आपके जो साइकोलॉजिस्ट होंगे वहाँ पे आपको ब्रीफिंग करेंगे, पहली बात आपसे सबका अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे वहाँ पे, फिर आप ब्रीफिंग करेंगे हर एक टेस्ट के बारे में, आपसे आपको बुकलेट दी जाएगी, फिर आपको आंसर शीट दी जाएगी। उस बुकलेट और उस आंसर शीट में जैसे ही आपका टाइमर बजेगा, जैसे ही आपकी बीप बजेगी, आपको आंसर जो है उसमें करना शुरू कर देना है, ठीक है।
कोई भी मार्किंग मत कीजिएगा बुक में, वो सब आपको वहाँ पे अच्छे से बताएंगे, है ना, बिकॉज वो आने वाले जो आपके आगे जो आने वाले कैंडिडेट्स, वो सभी के लिए इस्तेमाल होती है बुक, ठीक है। तो अच्छे से 20 to 25 मिनट्स में ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अच्छे से करिए, कोई गलत मत करिए, कि जल्दबाजी में कोई गलत मत कर दीजिए, अच्छे से करिए, लेकिन माइंड आपका जो है अच्छे से होना चाहिए। नॉन वर्बल, अब देखो वर्बल वाले में 25 मिनट्स के बाद आपसे शीट ले ली जाएगी, फिर आपको आपके जो बगल वाला होगा, आपकी जो बगल वाली पूरी रो होगी, उससे आप जो है अपनी शीट एक्सचेंज करोगे। अगर पहले वाले को नॉन वर्बल मिला होगा तो उसके बाद उसको वर्बल मिल जाएगा, अगर आपको पहले वर्बल मिला है उसके बाद आप अपने पार्टनर से एक्सचेंज करोगे, दोनों बुक एक्सचेंज करके फिर वहाँ पे आप रखोगे, ठीक है। ये आपका होता है प्रोसीजर, ओके। तो 40 to 45 क्वेश्चन जो है आपको 20-25 मिनट्स में करने होते हैं। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, ठीक है। ये सारा अच्छे से ध्यान रखिएगा। आंसर शीट में हर एक नंबर के आगे आपको ऑप्शन लिखना पड़ेगा, कि हम हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन वहाँ पे होते हैं, तो हर एक क्वेश्चन के आगे आपको यहाँ पे ऑप्शन लिखना होता है, ठीक है। जैसे आपका ये टेस्ट ओवर हो जाता है, जैसे आप ये टेस्ट अपना कर लेते हैं, क्या करना है उसके बाद आप अपनी आंसर शीट को जमा करेंगे और वहीं पे बैठ जाएंगे अच्छे से, ठीक है। अब 10 to 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद थोड़ा सा ब्रेक आपको मिलता है, उस ब्रेक के दौरान आपको अगर कोई नेसेसिटी तो आप बाहर जाके और सर से पूछ के आप जा सकते हैं। 10 to 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आता है आपका, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, PPDT। पिक्चर क्या परसीव किया, उसका डिस्क्रिप्शन कैसे किया, और नरेशन, ये सब जो है कैसे होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर या मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इन डिटरमाइनिंग योर स्क्रीनिंग। अगर आपने इसको अच्छे से किया तो अगर आपका OIR थोड़ा ख़राब भी जाता है तो वो नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसमें उतना अपना बेस्ट थोड़ा सा मतलब नहीं दे पाते हैं, तो ये फिर आपका स्क्रीनिंग होना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, ठीक है। अब देखो इस टेस्ट के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। एक होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन, स्टोरी राइटिंग, इंडिविजुअल नरेशन, डिस्कशन और कॉमन ग्रुप स्टोरी नरेशन। ये 4 पार्ट्स में ये आपका जो PPDT का टेस्ट होता है ना, ये टोटल 4 पार्ट्स होते हैं जो इस पूरे टेस्ट का एक बेसिस फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखो OIR आपका हो गया, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग वो आपका हो गया। उसके बाद आपको 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक मिलता है। आपके और अदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं थोड़े से अगर कुछ रह गए हैं, कभी कभी कुछ एनॉमलीज हो जाती है, तो वो भी आपकी सारी क्वेरीज उसमें रिजॉल्व हो जाएंगी, है ना। 10 to 15 to 30 मिनट्स आपको लेता है। फिर 30 मिनट्स बाद आपको फिर से वहाँ पे अपनी ओरिजिनल प्लेसेस पे बैठ जाना है। वहाँ पे आपको जो साइकोलॉजिस्ट होंगे ये सब आपको बताएंगे, ये सारा आपको सारी आपको ब्रीफिंग करेंगे, ठीक है, कैसे क्या क्या होगा वहाँ पे। अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को सुनिएगा, है ना, साइकोलॉजिस्ट जो भी बोल रहा है उसको अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। आपको सेम हॉल में बैठाया जाएगा जहाँ पे आपका OIR हुआ है, ठीक है। अब टेस्ट शुरू होता है। टेस्ट कैसे होता है इसको सुनिएगा, ठीक है। देखिए ये जो आपका है यहाँ पे जैसे ही आपको साइकोलॉजिस्ट ने ब्रीफ किया वो तो आपको तुरंत इंडिकेशन दे देगा कि अब टेस्ट शुरू होने वाला है, सो जस्ट बी अटेंटिव। क्या होगा, प्रोजेक्टर आपके सामने होगा, स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले कर रही होगी, प्रोजेक्टर से तुरंत एक इमेज फ्लैश आउट होगी स्क्रीन पे, ठीक है। एक इमेज आएगी, ब्लर सी इमेज आएगी, बिल्कुल ब्लर होगी एकदम, मतलब जैसे ना धुंधला, एकदम धुंधली इमेज आएगी आपके सामने। एंड दैट इमेज विल फ्लैश फॉर 30 सेकेंड्स। वो इमेज जो आपके सामने रहेगी वो 30 सेकेंड्स के लिए रहेगी। उस 30 सेकेंड्स के अंदर आपको पिक्चर का परसेप्शन करना है। परसेप्शन समझते हैं, पिक्चर को परसीव करना है, पिक्चर को अच्छे से देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। उसको कितनी तेज ऑब्जर्वेशन पावर है आपकी, आप उस पिक्चर को कैसे ऑब्जर्व करते हैं और क्या स्टोरी बनाते हैं, ठीक है। आपको 30 सेकेंड्स मिलते हैं पिक्चर को परसीव करने के लिए, 30 सेकेंड्स। हर एक अच्छे से छान मारिए, अच्छे से पूरी स्टोरी का ना क्या करते हैं, एकदम क्रीम निकाल दीजिए वहाँ पे, पूरा अच्छे से छान दीजिए पूरी स्टोरी को। पिक्चर को अच्छे से पहले परसीव करो, उसको देखो कि पिक्चर में हो क्या रहा है, पिक्चर क्या कहना चाह रहा है तुमसे, और तुम क्या स्टोरी बना सकते हो, एक मीनिंगफुल स्टोरी। उसके बाद आपको 5 मिनट्स के अंदर आपको अपनी एक PPDT की शीट मिलती है, उसका परफॉर्मा मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि शीट कैसी होती है, इसमें क्या क्या बनना होता है। तो उसमें आपको स्टोरी लिखनी पड़ती है, स्टोरी के साथ साथ कुछ और डिटेल्स होती हैं, ठीक है।
फिर आप क्या करते हैं, आपसे पेपर आपका 5 मिनट बाद आपसे बीप बज जाएगी। आप जहाँ पे भी अपनी स्टोरी, अगर आपकी स्टोरी पूरी नहीं भी होती है या हो जाती है, अगर हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है तो आप वहीं पे लिखना छोड़ दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपकी स्टोरी थोड़ी सी लॉन्ग जा रही हो तो हो सकता है टाइम ना मिला हो, तो जैसे ही बीप बजाती तुरंत वहाँ पे आप लिखना छोड़ दीजिए। साइकोलॉजिस्ट आपसे कहेगा कि प्लीज़ स्टॉप राइटिंग, सो देन एट दैट मोमेंट वेदर योर स्टोरी इज कंप्लीटेड और नॉट, यू जस्ट कीप डाउन योर पेन एंड जस्ट फॉरवर्ड द आंसर शीट टू द साइकोलॉजिस्ट। आप अपनी आंसर शीट सबमिट कर दो। फिर उसके बाद 5 मिनट्स बाद आपका जो है इंडिविजुअल नरेशन, आपको जहाँ पे आपने ये टेस्ट आपने दिया था पीपीटीटी का, वहाँ से आपको उठा के आपको सेवरल ग्रुप्स में बांटा जाएगा, है ना। 18, जैसे मैंने आपसे बोला 18 to 20 पीपल्स का ग्रुप बनता है, बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं ऐसे, कम से कम आपके 10-20 ग्रुप बनते हैं आपके, है ना, इतने बच्चों के ग्रुप बनते हैं। वो आपके चेस्ट नंबर्स के हिसाब से रहेंगे। चेस्ट नंबर आपको जो है रोल नंबर वाइज के हिसाब से मिलेंगे। जो सबसे छोटा कैंडिडेट होगा डेट ऑफ बर्थ वाइज, उसको पहला चेस्ट नंबर मिलता है। उस है ना, उस चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग जो है आपको अपना मिल जाएगा, ठीक है। जो आपके ग्रुप्स होंगे, ग्रुप्स भी 3 तरह के बनते हैं, मैंने आपको 12 बोला। एक होता है फ्रेशर्स का, फ्रेशर अधिकतर जो होते हैं फ्रेशर्स ही आते हैं। फ्रेशर जो पहली अपनी लाइफ में कभी पहली बार जो एसएसबी देने जा रहे हैं उनको फ्रेशर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे दूसरे टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं जो स्क्रीन आउट होते हैं। सपोज एक कैंडिडेट है प्रीवियसली कोई एसएसबी दी, अब वहाँ पे वो स्क्रीन आउट हो गया, किसी पर्टिकुलर रीजन से स्क्रीन आउट हो गया, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अगर वो दूसरी बार एसएसबी अटेंड करने जा रहा है तो वो फ्रेशर्स की लाइन में ना खड़ा होकर वो स्क्रीन आउट की लाइन में खड़ा होता है। तीसरी कैटेगरी होती है रिपीटर्स की। रिपीटर्स मतलब एक ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पूरा एसएसबी का प्रोसीजर किया है, पूरे 5 डेज उन्होंने वहाँ पे स्टे किया है एंड दे हैव सीन ऑल द प्रोसीजर्स, राइट। उन्होंने सारा प्रोसीजर देखा, देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड एज रिपीटर्स, वो रिपीटर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये 3 तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। मैक्सिमम 90 to 95% बच्चे फ्रेशर्स, रिपीटर्स के कुछ आते होंगे लेकिन फ्रेशर्स जो है ऑलमोस्ट 80 to 85% कवर करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ग्रुप्स में बांटा जाएगा एंड देन यू विल बी टेकन टू अ सेपरेट हॉल, डिस्कशन हॉल, वेयर यू विल, पहली बात आपको, है ना, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको, ये सारी आपको जो है बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको अपना इंडिविजुअल नरेशन करना है। मतलब आपने जो स्टोरी लिखी हुई है उसको आपको सबको बताना पड़ेगा, आप सबके सामने आपको वो डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सिर्फ अभी तो फिलहाल नरेट करना है। तो जैसे आपके ग्रुप के सारे बच्चे अपनी अपनी स्टोरी बता देंगे, उसके बाद आपका डिस्कशन चालू होता है। डिस्कशन क्या होगा, कैसे होगा, ये सब आपको बताया जाएगा। फाइनल में आपको एक सभी स्टूडेंट का कंसेंसस लेके, है ना, आपको ही नहीं, अगर कोई भी बच्चा अपने आप को नॉमिनेट कर दिया, किसी को भी कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अगर किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को नॉमिनेट कर रहे हैं तो वो कॉमन ग्रुप स्टोरी बोल के वो उस स्टोरी का समरी निकालेगा एंड देन यू विल आपको जो है वहाँ पे जीटीओ और ये सब जो बैठे होते हैं वो आपको कहेंगे कि देन ओके वी हैव लिसन टू योर स्टोरी एंड नाउ यू कैन जस्ट गो, ठीक है। तो आप वहाँ से चले जाएगा। तो इस केस में आपका पीपीटीटी खत्म होता है। अब हम बात करते हैं इसके पूरे बेसिस की, ठीक है। देखो पहली बात, देखो पीपीटीटी तुमसे चाहता क्या है। पीपीटीटी तुमसे तुम्हारी क्वालिटीज को देख रहा है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर को देख रहा है, ठीक है ना, एक एप्लीकेबिलिटी को देख रहा है। तो एक जिसे ना बैलेंस्ड क्या कहते हैं, मतलब एक आप कैसे सॉर्ट ऑफ पर्सन है, कैसे बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव लेके आप चल रहे हैं, ठीक है। आप क्या अपने सर्कमस्टांसेस के अबाउट कैसे आप एक्शंस ले रहे हैं, आप सही एक्शंस ले रहे हैं, आप एक डिसीजन मेकिंग आपके अंदर है, आप क्या क्या उसमें अपने क्वालिटीज़ अपने ट्रेड्स ऐड कर सकते हैं वो भी आप दिखाओ। लेकिन कोई सुपरफिशियल मत करना, है ना। अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ लिखी है जो एकदम ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रही है तो वो हैम्पर करती है। आप जो हैं आप वही लिखिए, आप अपने हिसाब से लिखिए, अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाइए, है ना। हर एक छोटी छोटी चीज़ को पिक्चर में, पहली बात तो आपको पिक्चर एक ऐसी दिखाई जाएगी जो आपके एज ग्रुप से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है। तो आप उसमें क्या क्या पॉजिटिव निकाल सकते हो, जैसे क्या कह सकते हैं, मतलब आप ये देखो कि उस पिक्चर में ऐसी क्या चीज़ दिखाई जा रही है जो मेरे अंदर, मतलब एक ऐसी क्वालिटी क्या है, हेल्पिंग की है उसमें, मतलब फाइटिंग की है, या फिर लीडर की है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, असेसिंग क्वालिटीज़ हैं। ये सारी जो भी क्वालिटीज़ हैं अगर आपको पिक्चर में दिख रही है तो अच्छे से आप बनाइए उसको, है ना।
उस पिक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब 3 पार्ट्स कहने के लिए होते हैं, बाकी आप स्टोरी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। वो ये जो टेस्ट है आपकी गुड आइडियाज़ को जनरेट, कैसे आप आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, कितनी और वो आइडियाज़ कितने एफिशिएंट हैं। फिर उस आइडिया में अगर आपने कोई प्रॉब्लम दी है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है, वेरियस गुड टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं। फिर फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे कि बहुत है ना ओवरऑल लार्ज स्केल पे इफेक्ट हो, क्या गुड मैसेज जाएगा सोसाइटी को, क्या कैसे आप कर सकते हैं। तो वहाँ से है ना आपकी ट्रेड्स, आपके पर्सनैलिटीज़ को चेक किया जाता है ना, आपकी उसको एसेस किया जाता है। तभी जो वहाँ पे एसेस करने वाले होते हैं उनको एक्सेसर्स कहते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और नए नए तरीके क्या क्या होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। प्रॉब्लम को पहली बार तो प्रॉब्लम ना आने दो, और अगर प्रॉब्लम आ भी गई है तो उसको सॉर्ट आउट करने के नए नए तरीके, नए आइडियाज़। तो ये सब जो है ये आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट देता है। ठीक है, एंड दिस टेस्ट इज वेरी क्रिटिकल टू स्क्रीन द डिजर्विंग कैंडिडेट्स। मतलब देखो भाई, डिजर्विंग वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑल जो वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स पहुँचे हुए हैं, बिकॉज दे ऑल डिज़ायर टू बिकम ऑफिसर। बट ये ना टेस्ट आपको जो है स्क्रीनिंग करता है, आपको जो है ना, अगर आप फर्दर टेस्ट के लिए अगर आप फिट हैं, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, तो ये टेस्ट आपको एंट्री देता है। ओके, दैट्स वाई। और है ना, इसलिए दिस टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीपीटीटी इज द बहुत क्रिटिकल है, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा। दिस टेस्ट देखो, एक काम माइंड से अगर आप एक अच्छी स्टोरी लिखते हैं, सो यू विल बी स्क्रीन्ड इन, आपको कोई चिंता नहीं करनी है ना। थोड़ा नेचुरल रहो, बस नेचुरल रहिए और एक अच्छी सी स्टोरी को ड्राफ्ट कीजिए। स्टोरी राइटिंग में देखो, है ना, आपको एक ऐसी शीट मिलेगी एकदम सेम टू सेम, सिमिलर टू सिमिलर आपके पास एक ऐसी शीट होगी, है ना। आपको यहाँ पे डिटेल्स अपनी भर देनी है, नंबर एंड नेम ऑफ एसएसबी, बैच नंबर, आपका बैच नंबर वहीं आपको आपके सेंटर पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो वही बैच नंबर आप लिखेंगे। नंबर एंड नेम ऑफ एसएसबी, जैसे अगर आप देहरादून में हैं तो आप लिखोगे 1 AFSB वाराणसी, है ना। आप मैसूर में हो तो आप लिखोगे 2 AFSB वाराणसी, आप गांधीनगर में तो 3 AFSB, है ना। तो ऐसे ऐसे जो है आपको यहाँ पे नंबर और नेम ऑफ एसएसबी लिखना है। बैच नंबर आपको वहीं प्रोवाइड करेगा। चेस्ट नंबर, जो आपको चेस्ट नंबर मिलेगा आपको यहाँ पे लिखना है, मेंशन करना है। नेम, अपनी एज और अपना डेट। ठीक है, अब देखो ये आपका जो है, ये आपकी पीपीटी शीट की परफॉर्मा, आपको ऐसी शीट मिलेगी, है ना। और ये इसी में आपको जो सारा का सारा काम करना है, और यही शीट जो है आपके एक्सेसर्स के पास जाती है, मतलब आपने किस तरह की स्टोरी लिखी है ना। ये सारा का सारा जो है जीटीओ और आपके जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये आपको देखते हैं, आपको एसेस करते हैं इसी शीट के बेसिस पे। तो जो भी करना है एकदम अच्छे से काम माइंड से करिएगा, नेचुरल होना चाहिए। अब देखो, अब पूछोगे कि ये बॉक्स क्यों बना है, वाई दिस बॉक्स इज मेड, वाई डिस्क्रिप्शन इज रिटन, व्हाट इज एक्शन, है ना। तो अब देखिए, यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, किसी भी स्टोरी की 3 चीज़ें होती हैं। क्या? पहली बात तो जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है वहाँ पे, है ना, स्क्रीन के सामने जो पिक्चर दिखाई जा रही है उसमें कुछ कैरेक्टर्स होंगे। सपोज कोई पर्सन हो गया, मेल फीमेल, किसी भी एज के, किसी भी जेंडर के, और किसी भी एनवायरनमेंट में, है ना। ये सारा का सारा जो है, सपोज आपको एक जंगल का सीन दिखा दिया, फिर वहाँ पे कुछ लोग कैंप फायरिंग कर रहे हैं, फिर यहाँ पे अगर आपको कोई बीच का सीन दिखा दिया जहाँ पे लोग खेल रहे हैं, किसी, है ना, एनसीसी कैडेट का आपको दिखाया कि वो अपनी ड्यूटीज़ को कर रहे हैं, और आपको कोई जैसे है ना, आप फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, कोई ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको पिक्चर में दिखा सकते हैं। सपोज कोई मार्केट सीन आपको दिखाया, वहाँ पे कोई बहुत सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं, सपोज कोई चीज़ हो जाती है, तो ये सारी जो है आपको एक स्क्रीन, आपको एक पिक्चर वहाँ पे दिखाई जाएगी। उस पिक्चर पे इस बॉक्स का जो है सिग्निफिकेंस आप समझिए, इसका क्या मतलब होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पे जो है ना, अगर सपोज आपके पिक्चर में 3 या 4 लोग दिख रहे हैं, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप सीधे पर्सन लिख दो वहाँ पे। मैं आपको बताऊंगा, सपोज कोई एनिमल है या कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आपको कैसे क्या क्या हैंडल करना है वो यहाँ पे बताया जाएगा। अगर आपको पिक्चर में दिख रहा है कि 3 पर्सन्स हैं, तो है ना,
ये पहली बात तो एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना कि कितने लोग हैं वहाँ पे, क्या काम चल रहा है और कितने लोग हैं। अगर आपको इतना एटलीस्ट इतना पता है ना, क्योंकि इमेज ब्लर होती है, अब इमेज ब्लर होती है तो अच्छे से उसको पहले, इसलिए 30 सेकंड्स तक दिखाई जाती है कि हाँ आप उस पिक्चर को अच्छे से एनालाइज करिए। एक बार आपने एनालाइज कर लिया और आपने चॉक आउट कर लिया कि भैया 3 आदमी हैं, 3 या 4, ये कितने भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख दो ऐसे 3 पर्सन्स, है ना, 3 पर्सन्स, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख दो। उसके बाद क्या करना है, पहले पर्सन को, है ना, सपोज 3 पर्सन है, अब उन 3 पर्सन को आपको 3 चीज़ें लिखनी है ना। हम यहाँ पे एक वो करते हैं, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। पहला कि उस पर्सन का जेंडर क्या है, वो मेल है फीमेल है, कि अगर आपको नहीं पता कि वो क्या दिख रहा है तो आप सीधे पर्सन लिख सकते हो। तो सपोज पहला पर्सन यहाँ पे मैंने लिखा, सपोज ही इज़ मेल, तो मैंने लिखा मेल है, मैं यहाँ पे कैपिटल M से लिखूंगा, ओके। फिर उसके बाद आती है उसकी एज, और एज में आपको क्या करना है, जनरली जो है आपको अपनी एज के अराउंड लिखना है। जैसे सपोज आप जो NDA के कैंडिडेट्स हैं वो बेसिकली 16 to 19 के बीच में रहते हैं। देयर एज लाइज बिटवीन 16 to 19 ईयर्स। सो यहाँ पे ना आपको एक ऐसी कोशिश करनी है कि जो पिक्चर में आपको जिस आदमी या जिस औरत की जो फोटो दिखाई जा रही है, मतलब जिस बॉय या गर्ल की फोटो दिखाई जा रही है, वो आपके एज तक की, वो अगर आपके एज की नहीं भी तो अभी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरूरी है कि आप मतलब एक रेलिवेंट एज रखें और कोशिश करें कि आप उसको अपनी एज तक ही सीमित रखें। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ 17, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 17। एक आपका हो गया जेंडर, एक आपका हो गया एज। अच्छा, किसी भी आदमी का कोई मूड होता है, मूड मतलब वो हंस रहा है, वो खेल रहा है, वो मतलब अच्छे से रह रहा है, या फिर वो एंग्री है किसी चीज़ के लिए, गुस्सा है, या फिर ऐसा है, या फिर न्यूट्रल है, कोई मूड नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमको कोई भी आप लिख सकते हो। सपोज एक लड़का है, वो किसी की मदद कर रहा है, तो मदद करना इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू पॉजिटिवनेस। सो आप वहाँ पे क्या ऐसे दिखा दोगे कि हाँ भाई एक प्लस मूड है, प्लस, देखो है ना, यहाँ पे आप ऐसे प्लस का साइन दिखा दोगे। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, है ना, ये प्लस का साइन ऐसे दिखा देना। वैसे ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जो है सब बताएंगे, वहाँ पे अच्छे से कान खोल के अच्छे से उन सारे इंस्ट्रक्शंस को सुनिएगा। प्लस क्या क्या लिखना है, जैसे जेंडर, एज, मूड, कितने बच्चे हैं, क्या है ना, ये सारे जो है आपको ऑफिसर्स वहाँ पे एक इसका सारा डिटेल देंगे, इस बॉक्स का, इस एक्शन का, डिस्क्रिप्शन का। लेकिन मैं यहाँ भी आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे क्या क्या आपको देना है। सपोज कोई दूसरा पर्सन है एंड शी इज़ अ फीमेल, तो आप यहाँ पे फीमेल लिखोगे F करके, है ना, F करके लिखोगे, और उसकी जो एज ग्रुप है उसको भी आप कोशिश तो करना कि आप अपने एज ग्रुप से रिलेटेड रखना। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो भी आपको सही लग रहा है आप उसको कर दो, बिकॉज कभी कभी पिक्चर में कोई ओल्ड पर्सन आ जाते हैं, कोई ऐसे आ जाते हैं, तो ऐसे हो सकता है। सपोज फीमेल है यहाँ पे 15 ईयर्स की या 16 की, जितने भी है लिख दो। और सपोज उसका मूड नेगेटिव है ना, वो अगर जैसे है ना क्राई या रोना, या फिर कहीं गुस्सा करना, या फिर किसी चीज़ के लिए अपसेट होना, या सपोज है ना बीमार होना, तो ये सब जो है थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जाता है। आपको मूड है, वो आप मूड अपने हिसाब से डिसाइड करोगे कि जो स्टोरी आप बना रहे हैं उस स्टोरी के बेसिस पे आप जो है उसका मूड डिसाइड करोगे कि मैं इसका मूड पॉजिटिव रखूं कि मैं नेगेटिव रखूं। हो सके तो पॉजिटिव ही रखना, बिकॉज दिस होल SSB इज ऑब्वियसली फिल्ड विथ पॉजिटिवनेस एंड ऑल दैट। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है हर एक सेंस में, चाहे आप किसी में, आप नेगेटिव को भी आप पॉजिटिव के सेंस में बना सकते हो, है ना, इसलिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पिक्चर में यदि आपको ऐसे कोई इमेज दिखा रहा है जिसमें कोई सही में गुस्सा कर रहा है तो आप वहाँ पे पॉजिटिव मत लिख देना, बिकॉज दैट सिम्स ऑब्वियसली सुपरफिशियल, है ना। तो अच्छे से नेचुरली देखना और अपने हिसाब से करना। मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम वेटेज आप पॉजिटिवनेस को दीजिएगा, ठीक है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। मतलब आप अगर आप किसी नेगेटिव को पॉजिटिव तक ले जा सकते हो तो उसको देना। अब सपोज मैं, अगर वो लड़की यहाँ पे जो है फीमेल है, अगर वो सही में गुस्सा कर रही है या सही में वो अपसेट है, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लिख सकता हूँ, है ना। अब सपोज तीसरा कोई ऐसा पर्सन है जो कि आइडेंटिफिकेबल नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है, सपोज मान लेते हैं, सपोज कोई है, तो आपको सीधे क्या करना है, यहाँ पे आपको P लिख देना है। क्या लिख देना है? P, पर्सन, ठीक है। उसकी एज आप कुछ भी लिख दो, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 22, मान लो कुछ भी आप एज लिख सकते हो, लेकिन एज उसके पिक्चर से मैच करनी चाहिए। और उसका मूड कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है, बिल्कुल जीरो मूड है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो बस बैठा हुआ है, सोच रहा है।
है ना। कुछ कभी कभी ऐसी चीज़ें आज कभी तस्वीरें आपको जो है कोई इमेज आपको ऐसी मिल जाएगी कि उसमें कोई आदमी ऐसा होगा जो कुछ भी नहीं कर रहा है, जो बस बैठा हुआ है या कुछ काम कर रहा है। अब कुछ काम कर रहा है तो वो पॉजिटिव तो होगा नहीं, नेगेटिव भी नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो जीरो मूड है, न्यूट्रल मूड है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, न्यूट्रल या फिर जीरो लिख दो बस, है ना। तो ये बॉक्स इसीलिए होता है, इस बॉक्स में आपको उस पर्सन की पहचान बतानी पड़ती है कि वो किस एज ग्रुप का है, उसका जेंडर क्या है, उसका मूड क्या है, कितने लोग हैं। ये है, ये है ना, इस बॉक्स का मतलब ये होता है, इस बॉक्स में आपको उस पर्सन के अपीयरेंस को डिफाइन करना है, ठीक है। अच्छा सपोज मान लो कोई एनिमल होता है, या फिर है ना कभी कभी आपको किसी फेस्ट में जैसे सर्कस चल रहा हो, सर्कस में अगर आपको कहीं दिखाया हो कि कोई एनिमल है, या फिर कहीं जू का पिक्चर आ गया जहाँ पे कोई गया और उसने कोई फोटो खींचा है, सामने कोई शेर है, तो कैसे आपको लिखना है, तो वहाँ पे आप एनिमल सीधे आप यहाँ पे एनिमल लिख देना, पर्सन्स की जगह जितने एनिमल्स आपको दिख रहे हैं वो लिख देना, उनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देना। जैसे सपोज एलिफेंट है तो वहाँ पे एलिफेंट लिख देना, वन एलिफेंट, या फिर अगर कोई कैट्स दिख रही है तो कैट लिख देना। डॉग है कहीं, अगर कहीं स्ट्रीट की फोटो है जहाँ पे डॉग वॉग हैं, 2-3 एनिमल्स है, तो वो भी आप लिख सकते हो। मतलब ये आपको इस बॉक्स में आपको जितने भी वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं, और जिस कैरेक्टर को आप मेन कैरेक्टर बना सकते हो ये आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा अभी मैंने बोला कि जिस कैरेक्टर को आप मेन कैरेक्टर बना सकते हो वो भी लिखना पड़ेगा। तो भैया जो मेन कैरेक्टर होता है वो होता है हमारा हीरो, मेन जो लीडिंग रोल में है, जो है ना, किसी स्टोरी में तो आपको किसी ना किसी को तो आपको अपना हीरो बनाना पड़ेगा। नहीं भी बनाना है, कोई जनरल स्टोरी लिखनी तो वो भी चलेगा, लेकिन रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगी कि आप जो है किसी को आप अपना हीरो बनाओ, किसी मतलब एक ऐसा कैरेक्टर बनाओ जिसके अराउंड वो पूरी की पूरी स्टोरी रिवॉल्व होती है। सपोज मैंने इसको बनाया मेल को, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं इस पर एक एनसर्कल कर दूंगा, ऐसे मैं इसको ऐसे एनसर्कल कर दूंगा। एनसर्कल करने का ये मतलब हो कि हाँ ये मेरा हीरो है। तो ये सारी डिटेल्स जो है आपसे एक्सेसर्स या आपके जो आपको एसेस करने वाले होते हैं वो आपसे मांगते हैं, इस बॉक्स में इतनी डिटेल्स भरनी है बस, ठीक है। या सपोज अगर आपकी कोई फीमेल है, अगर आप फीमेल को हीरो, किसी को भी बना सकते हो, किसी को भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ एक्शन। एक्शन का क्या मतलब होता है? एक्शन का मतलब होता है कि आप अपनी स्टोरी को क्या सूटेबल टाइटल दे सकते हो अपने हिसाब से। अपने हिसाब से आप क्या एक ऐसा उसको हेडिंग दे दें जिससे कि वो कैची लगे, ठीक है। मतलब कैची लगे जो है इन द सेंस, मतलब जीटीओ या जो भी आपकी शीट इसको पढ़ रहा है वो उसकी तुरंत नजर जाए कि हाँ इसका एक्शन कितना है, कितनी रेलेवेंसी रखता है स्टोरी से, कितनी रेलेवेंट है वो स्टोरी। तो एक्शन आप एक ऐसा दो जो कि स्टोरी से रिलेटेड हो, कंप्लीटली स्टोरी जो है उस एक्शन के अराउंड रिवॉल्व करे, और एक ऐसा हेडिंग दो जिससे कि है ना जीटीओ या साइकोलॉजिस्ट की नज़र उस पर जाए, है ना, उस पर अच्छे से जाए कि हाँ इसने इस पिक्चर से एक ऐसी टाइटल निकाली है जो कि इसकी आने वाली स्टोरी को कन्वे कर सकती है अच्छे से, है ना। तो टाइटल का मतलब, एक्शन का मतलब ये होता है। यहाँ पे जो भी आपको एक्शन देना है आप दे सकते हो, कितनी भी लाइन दे सकते हो, है ना। बस ऐसे 2-3 लाइन में आप इसको एक्शन दे सकते हो। मतलब आपको ये बताना है कि हाँ मेरी स्टोरी किस मेन पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, कि मेरी स्टोरी क्या रही है, बस ये 1-2 लाइन में लिख दो। या फिर आप सीधे सिंगल वर्ड में भी लिख सकते हो। सपोज अगर आपके स्कूल आपको पिक्चर में दिखाई देता है कि किसी स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। या फिर अगर आप किसी को नाम देना चाहते हो, सपोज पेंटिंग का कंपटीशन चल रहा है, तो कुछ बच्चे यहाँ पे लिखेंगे इंटर हाउस पेंटिंग कंपटीशन या फिर इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन। लेकिन कुछ बच्चे थोड़ी सी कैची हेडिंग डालने के लिए क्या लिख सकते हैं, रंग महोत्सव। रंग महोत्सव मीन्स फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी हेडिंग आपको दे सकते हैं जो कि आपको अच्छी लगे। या फिर अगर होली का त्यौहार है ना, तो होली का फेस्टिवल है, तो आप कुछ बच्चे यहाँ पे होली लिख देंगे, कुछ बच्चे लिख देंगे फेस्टिवल ऑफ कलर्स, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या लिखते हो, लेकिन थोड़ा ऐसा लिखना, कोई ज़्यादा हाईफाई या सुपरफिशियल भी नहीं लिखना है, और कोई ऐसा भी नहीं लिखना जो एकदम मतलब जनरल लगे। थोड़ी सा ऐसे लिखना जो थोड़ा सा कैची हो, है ना, तुरंत नज़र में आ जाए, और ये बताने के लिए काफ़ी हो कि वो आपकी स्टोरी को डिफाइन कर सकता है, वो एक्शन जो है आपकी स्टोरी को फर्दर डिफाइन कर सकता है। ओके अब आता है इसका मेन पार्ट जो होता है डिस्क्रिप्शन। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ी सी टाइम कंस्ट्रेंट्स की बात कर लेते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, इस है ना, आपको पिक्चर जो है, सबसे पहले पिक्चर आपको 30 सेकंड्स के लिए दिखाई जाएगी। जो आपकी पिक्चर डिस्प्ले होगी यहाँ पे, पिक्चर डिस्प्ले जो आपकी होती है वो आपकी 30 सेकंड्स के लिए होती है।
30 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। 30 सेकेंड के बाद आपको जो नेक्स्ट 30 सेकेंड्स मिलते हैं वो मिलते हैं आपको इस बॉक्स को फिल करने के लिए, या फिर 30 या फिर मेरे ख्याल से 1 मिनट होता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस बॉक्स को फिल करने के लिए, इस बॉक्स में आपको बेसिकली डिटेल्स ऑफ द कैरेक्टर, उनका मूड, उनका जेंडर, उनका एज, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होती है। तो 1 मिनट डिटेल जो होती है इस बॉक्स को, और यहाँ पे एक्शन को लिखने की डिटेल होती है ना। तो जैसे ही आपको बजर, जब पहला बजर बजता है वो होता है 1 मिनट टाइमर, मतलब आपको ये डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होती है। फिर जो दूसरा बजर बजता है, जैसे ही दूसरे बीप या बजर बजता है, उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है स्टोरी में लिखना शुरू कर देना है। टोटल कितने मिनट्स मिलते हैं? टोटल यहाँ पे आपको 4 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स मिलते हैं इस पूरी डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए। कि कहीं कहीं एसएसवीज में कुछ ज़्यादा होता होगा, किसी दूसरे टाइप के लिए, किसी दूसरे टाइप की एंट्री के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता होगा, बट फॉर एनडीए जो है, एनडीए एंट्री के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको 4 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स मिलते हैं कि आपको उस दौरान आपको स्टोरी अपनी कंप्लीट करनी है। अच्छा, तो डिस्क्रिप्शन में आप 3 चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखो। पहला कि पिक्चर में हो क्या रहा है, पिक्चर में हो क्या रहा है, या फिर पिक्चर आई कहाँ से, उस पिक्चर को ओरिजिनेट किसने किया, क्यों किया, वो पिक्चर ओरिजिनेट कैसे हुई। मतलब सीधे सीधे अगर यदि कहें व्हाट लेड टू द सिचुएशन, पहला जो है व्हाट लेड टू द सिचुएशन, उस सिचुएशन को, उस सिचुएशन आई क्यों, और है ना उस सिचुएशन को लाया किसने, वो क्यों आ रही है, वो सिचुएशन पैदा क्यों हुई, क्या ऐसा चल रहा था कि वो सिचुएशन आई, है ना। ये आपको पहले के 3-4 लाइनों में या इसको डिस्क्रिप्शन में देना पड़ेगा। ये पहला पार्ट होता है बेसिस का। दूसरा जो मेरे पास होता है मेन बॉडी होता है, मेन बॉडी या फिर प्रेजेंट सिचुएशन को हैंडल करना, प्रेजेंट सिचुएशन हैंडलर, कैसे हैंडल करें, क्या क्या नए मेथड्स निकालें। कभी कभी कुछ ऐसे सीन्स दे देगा जहाँ पे आपको सही में कुछ करना होगा, आप अपने आप को हीरो में, है ना। अच्छा, एक बात और, मतलब ऐसे दिखाने के लिए कि अगर आप अपने एज ग्रुप के ही किसी पर्सन को, या फिर आप अपने किसी जेंडर के पर्सन को, आप जैसे गर्ल्स जो है फीमेल को किसी भी हीरो बना सकती हैं, फिर बॉयज़ मेल को बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, आप किसी को भी कुछ बना सकते हो। हीरो जो है आपको यहाँ पे किसी डार्क पेन से आपको यहाँ पे एनसर्कल करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा हीरो है। पहला जो पॉइंट होता है कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, वो सिचुएशन क्यों आई, क्या चल रहा था, नॉर्मल कुछ चल रहा था, सडन वो कुछ सिचुएशन आई यहाँ पे, तो क्यों आई, कैसे आई और कौन लाया, ये सब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दूसरा आपका होता है जो मेन, इसका होता है मेन बॉडी। मेन बॉडी मतलब सिचुएशन में क्या अभी फिलहाल चल रहा है और आप क्या स्टेप्स ले रहे हो उस सिचुएशन को रोकने से या फिर उस सिचुएशन को हैंडल करने से, है ना। ये आपका मेन डिसाइड करता है। और तीसरा क्या होता है, जो आउटकम आपका होता है यहाँ पे, आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम, आउटकम ऑफ द सिनेरियो एंड डिराइव्ड मैसेज, अरेंजमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हो, अरेंजमेंट्स कह दो, ठीक है। तो जो आपकी मेन बॉडी होती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू दीज एंड, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट होता है लेकिन जो आपका मेन मार्क्स होता है वो इसी पे जाता है, ठीक है। जो मेन बॉडी होती है ना, जो स्टोरी का हम कहते हैं क्या, एक तो आपका होता है स्टोरी में बिगनिंग, दूसरा आपका जो मेन बॉडी होता है, और तीसरा आपका कंक्लूजन होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आउटकम कह दो या कंक्लूजन कह दो, और या फिर जो आपने क्या मैसेज सीखा। डिराइव्ड मैसेज मतलब होता है कि आपने उस स्टोरी से कौन सा मैसेज डिराइव किया, कोई सोशली डिराइव्ड मैसेज है या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से मैंने क्या सीखा, या फिर ये सब। तो यही जो है आपका होता है व्हाट लेड टू द सिचुएशन, मेन बॉडी, प्रेजेंट सिचुएशन, हैंडल अरेंजमेंट्स और आउटकम ऑफ द सिनेरियो एंड डिराइव्ड मैसेज, ठीक है। देखो शीट आपको मिली, वहाँ पे शीट में आपने सारी की सारी डिटेल्स फिल की, डिटेल्स अपनी डाली। फिर आपको 30 सेकंड्स के लिए आपको क्या इमेज डिस्प्ले होती है ना। और फिर नेक्स्ट 1 मिनट में आपको fill the box and the detail, मतलब and the action part। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है 4 मिनट्स
एंड 30 सेकेंड्स का। उसमें आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टोरी ये लिखना पड़ता है, मेन पार्ट आपका यही होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टोरी। अब इसे डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टोरी में वही मैंने आपको जैसे बोला 3 चीज़ें होती हैं, क्या, एक आपका इनिशियल, एक आपका होता है आउटकम या कंक्लूजन, और एक आपका होता है प्रोसेस, ठीक है। इनिशियल में वो सिचुएशन क्यों आई, उसका इनिशियल पार्ट क्या था, पास्ट में ऐसा क्या हुआ, ये सब जो है आपको 2-3 लाइन में इसको खत्म कर देना है। जो मेन आपका मार्क्स होता है वो प्रोसेस पे होता है कि आप प्रोसेस में कैसे आप अपने आप को हीरो पोर्ट्रे कर पा रहे हैं, आप सॉल्यूशन सॉल्वर हैं, आपकी ग्राउंड लेवल स्किल्स देखी जाएंगी, आपकी प्रैक्टिकलिटी को यहाँ पे देखा जाएगा, आपके एक्सपेरिमेंट्स करने के तरीके को देखे जाएंगे। कोई आप हाई फाई या फिर ऐसा कोई है ना डेल्यूजनल आइडिया ऐसा नहीं दे रहे हो जिससे कि आपका प्रोसेस कोई हैम्पर हो, या फिर आप जो है सुपरफिशियल है ना एकदम बनावटी थोड़ा ऐसा मत दिखाना, जो है नेचुरल है अच्छे से लिखना, लेकिन उस स्टोरी को आप मतलब एक ऐसा लिखना जो आप सही में कन्वे करना चाह रहे हैं, है ना। और लैंग्वेज जो मीडियम आपका रहेगा वो इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी में बस 1-2 लाइन आप लिख लो, लेकिन रिवर्ट बैक टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल। हमेशा जो मीडियम है वो इंग्लिश ही रहेगा, क्योंकि इंग्लिश को प्रेफरेंस आर्मी में वहाँ पे जो आप स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू हिंदी। लेकिन अगर आप हिंदी लिख भी लो तो जस्ट स्पीक इट एंड रिवर्ट बैक टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल। अब आउटकम, तीसरा होता है आउटकम एंड कंक्लूजन। आउटकम एंड कंक्लूजन जो है वो मतलब उस स्टोरी से आपने क्या सीखा, उस स्टोरी का कंक्लूजन क्या निकला, आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, कंक्लूजन में आपने क्या क्वालिटीज़ डिराइव की, आपने क्या लेसन सीखा, फिर आप अपने उस लेसन को आप अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। आपकी एप्लीकेशंस यहाँ पे देखी जाती हैं कि आप कितना अच्छे से उस पर्टिकुलर चीज़ को जो आपने सीखा है उसको आप अप्लाई कैसे करोगे, ये सब यहाँ पे देखा जाता है। तो ये 3 पार्ट्स आपके किसी भी मतलब पीपीडीटी के आउटकम में, पीपीडीटी का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे मदद करते हैं, ठीक है। एक बार आपने अपनी शीट में ये सारी चीज़ें लिख दी, ये शीट आपकी जो है सबमिट हो जाएगी, ऑफिसर के पास जाएगी। उसके बाद आपको वहाँ से वो उस शीट को आपको ना अब सीधे डिस्कसिंग हॉल में मिलेगी। तो जिस हॉल में आपने पीपीटीटी का टेस्ट दिया था वहाँ से आपको उठा के एक दूसरा 18 to 20 लोगों का ग्रुप्स या 15 to 20 का ग्रुप्स बनाया जाएगा। फिर वहाँ से आपको एक एक करके डिस्कशन हॉल में लाया जाएगा कि वहाँ पे आपको डिस्कशन यहाँ पे करना है, ठीक है। एक एक करके जितने सारे ग्रुप्स हैं वो डिस्कस करने जाएंगे। उनके सामने जो है एक्सेसर्स बैठे होते हैं। अब कैसा होता है कैसा नहीं होता ये अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, इंडिविजुअल नरेशन एंड डिस्कशन। तो पीपीडीटी के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में आपको जो है जितना भी ओएमआर में आपका जितना था वो मैंने आपको बताया। क्या क्या था, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन, पिक्चर को आपने परसीव किया एंड देन यू हैव रिटन अ स्टोरी अबाउट दैट, है ना। यहाँ पे आपकी बहुत सारी क्वालिटीज को टेस्ट होती हैं। अच्छा अब आते हैं इंडिविजुअल नरेशन एंड डिस्कशन। क्या होता है इसमें, अब सुनो। तो जिस हॉल में बैठ के आपने पीपीटीटी का टेस्ट दिया था वहाँ से आपकी आंसर शीट कलेक्ट होगी, वो आंसर शीट जाएगी इस वाले हॉल में। इस वाले हॉल में पहले से एक्सेसर्स बैठे होंगे और शीट इनके पास जाएगी। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे 15 to 20 के ग्रुप्स में करके बांटा जाएगा अकॉर्डिंग टू योर चेस्ट नंबर्स एंड देन यू विल बी मूव फॉर दिस इंडिविजुअल नरेशन एंड डिस्कशन, ठीक है। देखो आप ये है एंट्री डोर, यहाँ से आप आओगे एक एक करके, है ना, एस चेस्ट नंबर वाइज। चेस्ट नंबर 1 जो है ऐसे ऐसे बैठता जाएगा, यहाँ पे ऐसे बैठना शुरू करेगा, ऐसे ऐसे बैठेगा, है ना। मैं यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, यहाँ पे आपके पास चेयर्स ऐसे कुछ अरेंज होंगी, है ना। ये आपका एंट्री डोर है, आप यहाँ से आएंगे एकदम अच्छे से ऑर्डरली मैनर में डिसिप्लिन के साथ रहिएगा। और एक्सेसर्स के पास पहले से आपके पास आपकी शीट होगी, एक्सेसर्स आपकी शीट लिए होंगे, ठीक है। आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बैठेंगे। अच्छा एक बात आपको और बताता हूँ, जब आपने अपनी शीट दे दी, एक बार जब आपने शीट अपनी दे दी ये साइकोलॉजिस्ट को,
और यहाँ पे जब आप इंडिविजुअल नरेशन करने जा रहे हो तो इन दोनों चीज़ों के बीच, इन दोनों हैपनिंग्स के बीच ऑलमोस्ट 1 आवर या 1 आवर से ज़्यादा का समय होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 45 टू 1 मतलब 45 मिनट्स टू 1 आवर के बीच का समय होता है। और उस समय में आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए, दूसरों से इधर उधर की बातें ना करते हुए अपनी स्टोरी पे फोकस करना है कि आप अपनी स्टोरी में आपने क्या लिखा था, है ना। आपको अपनी स्टोरी के मेन पॉइंट से स्टिक रहना है। आपको बार बार उस चीज़ को रिकॉल करते रहिए कि आपने स्टोरी में क्या लिखा था, उस स्टोरी में मैं क्या और अच्छा कर सकता हूँ, मैं क्या डिटेल्स और डाल सकता हूँ क्या, है ना। तो पहली बात तो आपको अपनी स्टोरी पे देखनी है, उसके मेन पॉइंट्स को आपको उठाना है और आपको रिकॉल करना है। रिकॉल करते रहिए और कभी भी किसी दूसरे से डिस्कस मत करिए कि आपने स्टोरी में क्या लिखा, डिस्कस मत करिए। एक अच्छे से, है ना, आपके पास एटलीस्ट 30 टू 45 मिनट्स का टाइम तो रहेगा, मिनिमम इतना टाइम रहता है, इतना टाइम आप रहेगा। तो इस टाइम के दौरान आप अपने माइंड में उसको चलाते रहिए कि मैंने स्टोरी में ऐसे लिखा था तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा, मैं इसको क्या और ऐड कर सकता हूँ, मैं अपने नरेशन को कैसे ठीक कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे जो इंडिविजुअल नरेशन होगा, जब आप अपनी स्टोरी सबके सामने नरेट करोगे तो मैं उसमें क्या और ऐसा ऐड कर सकता हूँ जिससे कि मेरी स्टोरी थोड़ी सी और रियलिस्टिक लगे, थोड़ा सा और मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आपने स्टोरी को बीच में, अगर आपकी स्टोरी पूरी कंप्लीट नहीं हुई तब भी आप कंप्लीट कर सकते हो, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं। अगर आपकी स्टोरी छूट गई है या फिर आपने थोड़ी लिखी है या फिर टाइम कंस्ट्रेंट होने के कारण छूट गया, नहीं पूरा हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसको प्रेजेंट करते समय बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ तक मैंने स्टोरी लिखी थी, मेरा मेन पॉइंट यह था, मैं आगे और लिख सकता, मैं इसको और लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको कैसे और अच्छे से लिख सकता हूँ, वो आप अपने नरेशन में बता सकते हो, है ना। तो आपके पास क्या होगा कि अगर आपकी, मान लो कि अगर आपकी स्टोरी छूट भी जाती है, सो देन यू हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज इट व्हेन यू आर डूइंग योर इंडिविजुअल नरेशन, ठीक है। जब आप अपना नरेशन कर रहे हो तो आप बता देना कि हाँ, आई मिस्ड आउट ऑन दिस पॉइंट, सो आई एम एडिंग ऑन माई ओन। आप ये सब करके उनको बता सकते हो। तो ये सब आपको जो नरेशन में मदद करता है, ठीक है। तो ये सब आपको जो टाइम मिलता है ना बीच का, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना। यूटिलाइज इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपके स्टोरी को आपसे स्टिक रहना है, आपको अपनी स्टोरी से स्टिक रहना है। यू कैन नॉट चेंज योर मेन पॉइंट। थोड़ा सा कैरेक्टर वेक्टर का अगर नाम वाम इधर हो गया तो नो प्रॉब्लम, बट आप जो स्टोरी का जिस मेन पॉइंट के अराउंड वो स्टोरी खड़ी हुई है उससे आप स्टिक रहना और वही आपको इंडिविजुअल नरेशन कर देना। थोड़ी सी अगर इधर उधर होती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम से पूरी स्टोरी का कंटेक्स्ट ही चेंज कर देना तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मतलब जीटीओ तो आपसे कुछ कहेगा नहीं, लेकिन अगर आपको, है ना, आप बस वही है कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो अपनी स्टोरी से स्टिक रहना है एंड एकदम ट्रुथ जो है वो आपको नरेशन में बता देना है। तो जो 30 टू 35 या 45 टू 1 आवर का मिनट्स का समय होता है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करके सब कुछ करेंगे। एक बार जब वो 45 मिनट्स ओवर हो जाएंगे तो वहाँ से आपको जो है ग्रुप वाइज अंदर बुलाया जाएगा। 15 टू 20 कैंडिडेट्स का एक एक ग्रुप होगा, ऐसे करके कुछ ग्रुप्स होंगे जो बनेंगे और उनको पहले बुलाया जाएगा। अब सपोज कोई इंडिविजुअल ग्रुप गया, सपोज उसमें 15 से 18 लोग हैं, सपोज, है ना। यहाँ पे जो मैंने एक ऐसा केस लिया जहाँ पे 18 लोग हैं, आपको डिस्कशन रूम में बुलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्कशन रूम होगा, ये बुलाया जाएगा। यहाँ से आप एंट्री लेंगे और चेस्ट नंबर वाइज आप यहाँ से बैठना शुरू करोगे, 1 2 3 4 से लेकर यहाँ पे जो 18 चेस्ट नंबर है लास्ट वाला, वो यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आप एंट्री करोगे, आप देखोगे, देख सकते हो कि यहाँ पे आप एक्सेसर्स आपके बैठे होते हैं। एक्सेसर्स यहाँ पे आपको ग्रीट वेलकम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बैठते जाना है लाइन बाय लाइन। वंस ऑल द कैंडिडेट्स हैव गॉट देयर सीट, दे हैव सीटेड डाउन कंफर्टेबली, देन हियर वन ऑफ द एक्सेसर्स विल गेट अप एंड विल इंट्रोड्यूस what is to be done next, right? He will brief you about all these tasks, that is individual narration and discussion. वहाँ पे आपसे वो 10-15 मतलब 5 मिनट आपसे यू नो खड़े रहेंगे और आपको पूरे प्रोसेस का ब्रीफिंग देंगे अच्छे से, पूरे प्रोसेस का पूरा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है हर एक बच्चे को यहाँ पे ब्रीफिंग देंगे कि क्या आपको करना है फर्दर और क्या होगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे आपको ना बस 30 सेकंड के लिए आपको अपनी आंसर शीट जो है जिसमें आपने स्टोरी लिखी हो आपको देखने को मिलेगी, सो दैट यू कैन, मतलब ऐसे तो रिकॉल आपने कर ही लेकिन एक बार फाइनल टच देने के लिए अपनी स्टोरी को एक बार आप अपनी आंसर शीट को देख लेना। वहाँ पे आपको एसेसर्स क्या करेंगे, आपको अपनी आंसर शीट देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक बार अपनी आंसर शीट देंगे, अच्छे से आंसर शीट को फाइनलाइज कर लेना, है ना, मतलब आउटकम देख लेना उसका कि मैं कुछ भूल तो नहीं रहा था। तो
जो भूल तो नहीं रहा था जो वाला पार्ट है उसको अच्छे से देख लेना कि मैं क्या भूल रहा था। एक बार देख लिया, फाइनल टच दे देना, उसके बाद आपकी आंसर शीट सबमिट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपकी आंसर शीट सबमिट हुई तो वहाँ से एक्सेसर जो है बोलेगा नाउ इंडिविजुअल नरेशन विल बी स्टार्टेड। अब इंडिविजुअल का मतलब होता है कि इंडिविजुअल मतलब मैं खुद यहाँ पे इसको नरेट करूँगा। तो क्या करोगा, आपको अपनी सीट पे बैठे रहना है, खड़े नहीं होना है। सीट पे बैठे बैठे आपको अपनी स्टोरी का जो आपने स्टोरी लिखी है, अब लाइन बाय लाइन तो ऑब्वियसली कोई नहीं बता सकता बिकॉज कुछ मिस्टेक हो ही जाएगी। आपको अपनी स्टोरी का मेन पॉइंट बताना है। आपको टोटल 1 मिनट मिलता है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 मिनट फॉर इंडिविजुअल नरेशन, 1 मिनट फॉर इंडिविजुअल नरेशन। ठीक है, 1 मिनट फॉर इंडिविजुअल नरेशन। हर एक कैंडिडेट को, यहाँ पे टोटल 18 कैंडिडेट्स ऐसे बैठे हुए हैं, यहाँ पे सामने एक्सेसर्स की टेबल लगी हुई है। यहाँ से पहला कैंडिडेट अपनी सीट पे बैठे बैठे इंडिविजुअल नरेशन करेगा। अच्छा एक बात और, इंडिविजुअल नरेशन करते समय आपको अपने कंटेस्टेंट्स, आपको अपने है ना पार्टिसिपेंट्स के साथ यहाँ पे आपको उनसे फेस टू फेस में बात करके अपनी स्टोरी लिखनी, ना कि आपको एक्सेसर्स की तरफ देखना है। ये ऐसा नहीं करना है। ये पॉइंट भी आपको एक्सेसर बोलेंगे, जो भी पॉइंट वो बोल रहे हैं उसको अच्छे से समझिएगा, उसको अच्छे से समझिएगा। अगर आप यहाँ पे अगर आप एक्सेसर को देख के बोल रहे हो तो आपके वो नेगेटिव में काउंट होगा बिकॉज आपकी नो लिसनिंग पावर कमज़ोर है भाई, ये है ना, ये आपके नेगेटिव में काउंट होगा। इसलिए आपसे बोला जा रहा है कि आप सामने वाले को, जितने भी आपके सामने कैंडिडेट्स हैं उनको देख के आप अपनी स्टोरी को बोलेंगे, बैठे बैठे अपनी सीट पर बैठे बैठे ये सब आपको बोलना है। ओके, सपोज पहला कैंडिडेट खड़ा हुआ और सपोज मैं एक यहाँ पे नंबर लेके चलता हूँ कि आप 13th कैंडिडेट हो, सपोज 13th हो, मैं ना एक जस्ट एज अ एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि आप 13th कैंडिडेट हैं। ठीक है, सपोज आप अपने आप को यहाँ मानो यू, ठीक है, आप यहाँ पे हो। अभी देखो कि पहला कैंडिडेट यहाँ पे बोला, फिर यहाँ पे दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा, चौथा बोलेगा। अपने से पहले यानी कि 12 तक जितनी भी स्टोरी बोलेंगे आपसे, हर एक की स्टोरी को अच्छे से देखना है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे अपनी स्टोरी यहाँ पे सुनी, मुझे दूसरों की भी स्टोरी सुननी है, क्योंकि जो बाद में डिस्कशन होगा तो मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि हाँ भाई इस चेस्ट नंबर की सो एंड सो चेस्ट नंबर हैज़ रिटन दिस एंड आई वुड लाइक टू ड्रॉ सम मोर पॉइंट्स, ऐसा कुछ बोल सकते हो, है ना। इसलिए सभी की स्टोरी यहाँ पे सुनना ज़रूरी होता है। ये आपकी जो है एक पेशेंस पावर एंड आपकी लिसनिंग एबिलिटी को डिफाइन करता है। हर एक छोटी छोटी चीज़ पे आपके एक्सेसर्स की नज़र है, इसलिए कभी भी आप इससे इसको इसको जो है ना ओवरलुक मत करिएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से लेकर 12 तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी स्टोरी बोली है, कैसे बोली हो अभी आपको बताऊंगा। तो जिन्होंने अभी अपनी स्टोरी बोली तो उस स्टोरी का जो मेन मेसिस है उसको आप रख लीजिएगा, बिकॉज वो बाद में जो फर्दर डिस्कशन होता है इन सभी ग्रुप मेंबर्स के अलॉन्ग, वो आपको डिस्कशन में वो अगर आपने पॉइंट उठाया किसी मेंबर का तो वो आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। एक बात, अब जैसे ही आपका नंबर आया 13th का, क्या करना है, पहली बात तो खड़े नहीं होना है, आपको अपनी सीट, वहाँ पे सीट रहेगी आपके पास, उस सीट पे बैठे बैठे आपको अपनी स्टोरी को बोलना है। कैसे बोलना है अभी बताता हूँ। देखो, कोई गुड मॉर्निंग विश नहीं करना है। गुड मॉर्निंग अगर आपको बोलना ही है तो सबसे पहले आप अपने कैंडिडेट्स को बोलेंगे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बोल सकते हैं, या फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन बोल सकते हैं, या फिर आप गुड मॉर्निंग जेंटलमैन बोल सकते हैं, है ना। या फिर आप गुड मॉर्निंग बोलो ही मत, क्या करो सीधे जेंटलमैन, फ्रेंड्स, कैंडिडेट्स, मतलब कैंडिडेट्स नहीं, आपको सिर्फ जेंटलमैन बोलना है, फ्रेंड्स बोलना है ना, बैचमेट्स, कुछ भी कह सकते हो। कैसे शुरू करना है ये देखो, फ्रेंड्स, सो टुडे माई स्टोरी विल बी रिवॉल्विंग अराउंड दिस, आई हैव ऑब्जर्व these टाइप्स ऑफ पर्सन्स, है ना, जो अपने आपको पहली बात तो अपने नरेशन में क्या बोलना है वो देखो। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, ग्रीटिंग आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर करोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन आएगा, नहीं करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रीटिंग टू योर फ्रेंड्स, नॉट टू योर एक्सेसर्स। ग्रीटिंग टू योर चेस्ट नंबर्स, ग्रीटिंग टू चेस्ट नंबर्स, है ना, डिफरेंट योर फ्रेंड्स, जो भी आप कहना चाहो। ये दूसरा, जैसे आपने बोला गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो आई हैव परसीव्ड, ऐसे बोल देना कि आई हैव परसीव्ड या आई हैव ऑब्जर्व्ड, है ना।
आई हैव परसीव्ड या फिर आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सपोज वहाँ पे 4 कैरेक्टर हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ मैंने 4 कैरेक्टर ऑब्जर्व किए। 3 कैरेक्टर हैं तो वो 3, जो कि आपने अपनी शीट में लिखा होगा वही बोल देना, है ना। और जो आपने अपनी शीट में जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखे होंगे वही बोलना। नहीं तो अगर आप सपोज आपने 3 लिखा है और आपने बोला 4, तो वहाँ पे आपको जो एक्सेस करने वाला होगा वो सोचेगा कि तो ये तो अपनी बात में नहीं टिक रहा है, ये तो अपनी बात को ही जुटला रहा है, उसने लिखा है 3 लेकिन यहाँ पे वो 4 बोल रहा है। तो दीज टाइप्स ऑफ ट्रेड्स है ना एक बैड इंप्रेशन डालते हैं, तो इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपको उतने ही नंबर ऑफ पर्सन्स को यहाँ पे बोलना है कि आई हैव परसीव्ड एंड ऑब्जर्व दिस नंबर ऑफ पर्सन्स। तो वहाँ पे आपको उतना ही नंबर डालना है जो कि आपने अपनी आंसर शीट में लिखा होगा, है ना। क्या क्या बोला है? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई फ्रॉम द स्टोरी आई हैव परसीव्ड एंड और ऑब्जर्व दिस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड अब आपको जो जितने कैरेक्टर्स आपने ऑब्जर्व किए हैं तो उन कैरेक्टर्स का डिस्प्ले, अपीयरेंस और क्या क्या है वो सब आपको बताना है। मतलब सपोज आपने एक लड़का ऑब्जर्व किया, देन आपको क्या लिखना है? आई हैव परसीव्ड दिस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, 1 इज श्याम, और उस कैरेक्टर का नाम दे दो, है ना, कोई ऐसा नाम अच्छा सा दे देना। 1 इज श्याम, हिज एज इज 17 years एंड ही इज मेल एंड ही इज इन अ पॉजिटिव मूड, ऐसा कुछ बोल देना। फिर दूसरा कैरेक्टर के बारे में बोल देना कि ही इज श्वेता और ही इज शी इज श्वेता और हर एज इज दिस एंड हर मूड इज दिस। उसके बाद तीसरा बोल देना कि दिस इज एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे एग्जांपल लेके इस वाली शीट में कि सपोज यही 3 पर्सन है जो कि मैंने यहाँ पे लिया, तो आपको क्या बोलना है अपने नरेशन में कि आई हैव ऑब्जर्व दिस नंबर ऑफ पर्सन्स, 1 इज मेल, 1 इज फीमेल एंड अदर इज पर्सन एंड द एज ग्रुप इज़ बिटवीन 17 to 25 years, है ना। सबकी जो एज ग्रुप है वो 17 to 25 years के बीच में, तो ये भी लिख देना। एंड द मूड ऑफ द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स आर सो एंड सो, मतलब पॉजिटिव मूड है, नेगेटिव है एंड दिस। तो एक बार आपने अपने नरेशन में ये सब बोल दिया, देन यू हैव टू डिस्क्राइब योर एक्शन। आपको अपना टाइटल बताना है और आपके डिस्क्रिप्शन से शुरू हो जाना है, ठीक है। आई हैव परसीव्ड ऑब्जर्व दिस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, फिर वहाँ पे डिटेल्स ऑफ योर फ्रेंड या फिर डिटेल्स ऑफ योर कैरेक्टर्स, ये ना ये जरूरी होता है, डिटेल्स ऑफ योर कैरेक्टर। ये लिख देना और फिर यहाँ पे अपना वो एक्शन जो है टाइटल, एक्शन टाइटल, ठीक है, ये लिख देना। या फिर मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ। क्या क्या लिखना है? सबसे पहले आपको ग्रीटिंग करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है? आपको जो आपने अपनी स्टोरी में लिखा होगा, आई हैव ग्रीटिंग्स टू चेस नंबर्स पब्लिक कम्पिटिटर्स जो आपके साथ आए वो, है ना। दूसरा आपको क्या बोलना है? एक बार जैसे आपने ग्रीट कर दिया, इन दिस स्टोरी आई हैव परसीव्ड सो एंड सो कैरेक्टर्स, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो आपको बोलना होगा। और फिर वहाँ पे उसके बाद आपको उनकी डिटेल्स देनी होगी, जो कि आपने एकदम एज ग्रुप वही स्टिक करना जो आपने पेपर में लिखा है, ताकि एटलीस्ट रियलिस्टिक लगे कि हाँ आप अपनी बात पे खड़े उतरते हो, आप अपनी स्टोरी फर्दर जो है उसको एलैबोरेट कर सकते हो। डिटेल्स एज मेंशन्ड इन द आंसर शीट, उसके बाद आप यहाँ पे वही अपना टाइटल आप बोल देना कि माई स्टोरी इज बेस्ड ऑन दिस एंड देन यू हैव टू डिस्क्राइब। अब देखो 1 मिनट मिलता है आपको, अब उस 1 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं ना, ये बस आपको 10 से 15 सेकंड में हो जानी चाहिए मिनिमम। आप चाहो तो 10 सेकंड ले लो, 10 सेकंड के अंदर आपको सब खत्म करना है। अब सपोज मैंने जो 3 पर्सन या 3 पीपल लिए हैं, अब देखो मैं कैसे उसको बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो माई स्टोरी हैज़ I have perceived 3 characters, 1 is male, 1 is female and the other is unidentified person, and the age group is between 17 to 25 years and the mood is of male is positive, female is negative and someone is neutral. So my story is based on this and then describe. तो मुझे 10 से 12 सेकंड लगे इसको बोलने में, and then you have to describe your story. डिस्क्राइब आप भी आपको ऐसे करना है जो कि आपने स्टोरी में लिखा है। अब वर्ड बाय वर्ड तो आप कर नहीं सकते, तो आपको जो है जो मेन स्टोरी है, जिस पर्पस से आपने वो स्टोरी बनाई है, जो टाइटल आपने दिया है, उस पर्पस हिसाब से आप अपनी स्टोरी को वहाँ पे नरेट करिएगा। और वो स्टोरी जो है एकदम 70-80% आपके आंसर शीट में लिखी हुई स्टोरी से सिमिलर होना चाहिए, बेस्ड ऑन सिमिलर आइडियाज़ एंड सिमिलर सिचुएशन, ये होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्राइब अच्छे से करना एंड
ठीक है ना। ये सारा जो है डिस्क्रिप्शन अच्छे से देना अपनी स्टोरी का, 1 मिनट आपको मिलता है ना। अच्छे से पूरी स्टोरी कंप्लीट करना, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना, इलेबोरेट करना, और वॉइस थोड़ी सी लाउड रखना, लाउड एंड क्लियर एंड ऑडिबल टू इवन टू द एक्सेसर्स एंड टू द योर चेस्ट, जो आपके कंप्लीटर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उन सभी को आपकी वॉइस क्लियर हो, आप ऑडिबल हैं एंड यू आर लाउड एनफ टू बी हर्ड टू दैट पर्सन हु इज इवन बियॉन्ड दिस बिल्डिंग। ओके, मतलब चिल्लाना भी नहीं है, लेकिन एट एक डिसेंट वॉइस होनी चाहिए बस, ठीक है। तो जैसे ही आपने अपनी स्टोरी यहाँ पे बोली, आपने सभी की स्टोरी यहाँ पे सुनी, फिर आपने अपनी स्टोरी बोली, फिर उसके बाद आपके बाद जो चेस्ट नंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी भी आपको स्टोरी सुननी है, एक बार आपको उनकी स्टोरी सुननी है। अच्छा, चूंकि आप एक्सेसर्स के एकदम सामने हैं तो आपको थोड़ा सा टर्न हो जाना है। टर्न मतलब आपको अपनी स्टोरी एक्सेसर्स को तो बोली नहीं है, बिकॉज एक्सेसर्स ने आपकी स्टोरी पहले ही देख रखी है। आपको जो अपनी स्टोरी है वो आपको इन सभी को बतानी है ना, इन सभी को, इन सभी को अपने आई कांटेक्ट में लेते हुए उनको स्टोरी वहाँ पे आपको इंडिविजुअल नरेट करनी है, आपको बैठ के ही करनी है, इधर उधर थोड़ी सी जो है अपना हेड टर्न करके आप ऐसे ऐसे दोनों तरफ बात करते रहिएगा, अपनी स्टोरी को बताते रहिएगा। ओके, 1 मिनट टाइम इज मोर देन एनफ। आप अपनी स्टोरी को अच्छे से डिस्क्राइब करिए एंड देन मूव ऑन। फिर बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स को सुनिए। वंस मान लो 14 वाले सुनाए तो उसकी भी उसके को देखो, जिज है ना, सारे के सारे स्टोरी को आपको ध्यान से सुनना भी, आपको लिसन भी करना है। ओके, 14, 15, 16 एक बार बोला, फिर 17, 18। जैसे ही लास्ट कैंडिडेट ने अपनी इंडिविजुअल नरेशन खत्म की, तुरंत बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, एट दैट मोमेंट, as soon as the 18th candidate or the last candidate finishes his individual narration, the discussion starts. And discussion इतनी इंटेंस होती है कि तुरंत ऐसे ना, जैसे आप समझो कि इसका मैं एग्जांपल दूं, सपोज एक रूम है जिसमें गैस भरी हो, तुरंत आपने ऐसे ही तुरंत से चिंगारी लगा दी, तुरंत जैसे पूरा रूम जलता है, वैसे तुरंत जो है यहाँ पे डिस्कशन शुरू होता है, तुरंत बिना किसी का देखे, बिना टाइम देखे, बिना कुछ किए, तुरंत डिस्कशन शुरू होता है। बिकॉज पहले से ही एक्सेसर आपको जब इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है तो वो बोलता है एज सुन एज द लास्ट कैंडिडेट फिनिशेज द नरेशन the discussion will start. I will not give the instruction for discussion, it will start automatically. Okay, the accessor will give you this information, है ना। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जैसे ही लास्ट कैंडिडेट बोल के खत्म होता है, तुरंत डिस्कशन स्टार्ट करना है और डिस्कशन में आपको कूद जाना है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अब यहाँ पे कैच देखो, डिस्कशन ऐसे शुरू होता है कि कौन, पहले तो ये लगता है कि कौन क्या बोल रहा है, किसकी सुने, कैसे अपने आप को बोले, है ना। इतना शोर हल्ला हो रहा होता है कि उसमें आपको पहचानना होता है कि कौन क्या बोल रहा है। पहली बात तो 18 लोग हैं, 18 लोगों के अपने अपने अलग अलग व्यूज़ हैं, अपनी अलग अलग स्टोरी है, तो सब अपनी स्टोरी को बताने बैठेंगे तो है ना, फिश मार्केट टाइप तो बनना ही बनना है और उसमें कोई रोक नहीं सकता, इट इज़ डेफिनेट, वो तो बनेगा ही। तो डिस्कशन को अच्छे से एक पोलाइट वे में उसको, मतलब एक उसको रेगुलराइज करने के लिए, अच्छे से कंडक्ट करवाने के लिए, ताकि इतनी क्योस ना हो। एक्सेसर्स क्या बोलेंगे आपको, एक्सेसर्स आपको बीच में रोक देंगे। जैसे 5 मिनट की डिस्कशन शुरू हुई, 5 मिनट क्या 3 मिनट के ही अंदर आपको जो है रोक देंगे, आपको एक्सेसर्स बोलेंगे स्टॉप। सो जैसे स्टॉप बोलते हैं तुरंत आपको स्टॉप हो जाना है। उसके बाद एक्सेसर बोलेंगे आपसे कि नाउ सिंस दिस ग्रुप इज सो मच ऑफ एनर्जेटिक, मतलब आपको मोटिवेट करेंगे थोड़ा, है ना, क्योंकि इतनी सारी डिस्कशन हो रही है। दिस ग्रुप इज सो मच एनर्जेटिक दैट आई कैन सी डिफरेंट व्यूज एंड सो ऑन। सो टू लिसन ऑल योर व्यूज क्लियरली, आई विल जस्ट डिवाइड योर ग्रुप इनटू 2 हाफ्स। ओके, अब 2 हाफ्स में आप कुछ भी कर सकते हो। सपोज 18 स्टूडेंट्स हैं, तो पहले क्या बोलेंगे कि नाउ first 9 persons will discuss among themselves, and then next 9 persons will discuss among themselves, then for 1 minute you all will discuss among yourself, and then we will move on to common group story narration. ये common group story narration क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो वो किसी भी मतलब उसे कर सकता है। अब दूसरा मेथड क्या होता है, जितने भी इवन चेस्ट नंबर्स हैं, सपोज 2, 4, 6, 8, 10 या 18, पहले उनको बोलता है कि पहले आप डिस्कस करो। उसके बाद जितने भी ऑड चेस्ट नंबर्स हैं वो उनको बोलते हैं कि आप डिस्कस करो, है ना। तो अच्छे से यहीं पे आपकी लिसनिंग एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। अगर सपोज उसने बोला, अगर एक्सेसर्स ने बोला आपसे कि आप जितने भी इवन चेस्ट नंबर्स हैं, सपोज 2, 4, 6, 8, वो पहले डिस्कस करेंगे। 5 मिनट तक आपकी डिस्कशन चलेगी।
उसके बाद ऑड नंबर्स वाले शुरू होंगे, फिर उनकी डिस्कशन चलेगी। उसके बाद ये टोटल कंबाइंड ग्रुप जो 18 लोगों का है वो टोटल आपस में डिस्कस करेगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सा मीनिंगफुल बन जाता है कि हाँ थोड़े से अगर कम हो गए एस्पिरेंट्स, मतलब डिस्कशन करने वाले जो एस्पिरेंट्स होंगे अगर वो कम हो जाएंगे तो अच्छे से हमें बात एटलीस्ट इतनी सुनाई देगी, ठीक है। ये बात होती है। और डिस्कशन करते समय आपको इन्हीं ग्रुप के में ही डिस्कशन करना है, इधर उधर मत देखने लग जाइएगा। जो अपने पॉइंट्स रखने हैं, अपने पॉइंट्स को इलेबोरेट करना है, अपने पॉइंट्स को डोमिनेट करना है, और साथ ही साथ सामने वाले के पॉइंट्स को सुनना भी है कि वो क्या कहना चाह रहा है। आपको अगर किसी को लगता है कि आपने ऐसा सुना हुआ है जो उसने बोला वो यहाँ पे नहीं बोला, तो आप उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हो कि हाँ एंड सो है ना। आपको अपनी स्टोरी को डोमिनेट करना है, दूसरे की बातों को सुनना है और एक मीनिंगफुल डिस्कशन में पार्ट लेना है। हो सकता है आपकी तरफ से मीनिंगफुल हो लेकिन सामने वाले की तरफ से ना हो, सामने वाले को ये लगता है कि मैं तो कर रहा हूँ लेकिन सामने वाले नहीं। तो हर एक कैंडिडेट यही सोचता है कि सामने वाला मेरी बात सुन नहीं रहा है, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। लेकिन आपको इसमें हिचकना नहीं है, तुरंत अपनी बातों को रखना है एंड क्लियर एंड लाउडर। डिस्कशन में आपको क्लियर एंड लाउड रहना है ताकि है ना एक एक्सेसर आपको अलग से आइडेंटिफाई करे कि हाँ ये अपने पॉइंट्स रख रहा है, अपने पॉइंट्स को डोमिनेट कर रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि एकदम चिल्लाने लग जाना है, बिल्कुल ही डोमिनेट करना है, ऐसा भी नहीं है। अपने पॉइंट्स को भी इलेबोरेट करो और रखो बस, और एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन बनाओ। कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन इसको करना चाहिए। वंस सपोज पहले के 9 कैंडिडेट्स का डिस्कशन ओवर हो गया तो एक्सेसर बोलेंगे नो नेक्स्ट 9 ग्रुप्स कैन डिस्कस अमंग देमसेल्व्स, फिर ये नेक्स्ट 9 वाला डिस्कस करेंगे। 5 मिनट तक इन दोनों ग्रुप्स का डिस्कशन चलता है। उसके बाद एक्सेसर बोलेगा कि नाउ आई विल गिव 1 मिनट टू ऑल ऑफ यू, 1 or 2 minutes टू ऑल ऑफ यू टू ग्रुप अ कॉमन स्टोरी एंड कम आउट विद इट, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 18 लोग जो है अपनी कॉमन स्टोरी बनाएंगे। अब देखो कॉमन स्टोरी बनाना तो क्योंकि 18 लोग हैं, 18 लोगों की 18 अलग अलग कहानियां होंगी ऑब्वियसली, तो कॉमन स्टोरी बना पाना तो किसी एक कैंडिडेट के लिए तो दिक्कत ही होगा। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, डिस्कशन तो वैसे चलती है जैसे चलती है यहाँ पे, फिर आप क्या करो, आप इस बात को कन्विंस करो कि हाँ वी हैव टू मेक अ कॉमन स्टोरी एंड आवर मेजॉरिटी मेंबर्स जिस भी टॉपिक पे एक्सेप्ट कर रहे हैं आप उसी पे जाओ एंड बोलो कि फ्रेंड्स नाउ ओनली सम टाइम इज लेफ्ट, वी हैव टू बिल्ड अ कॉमन स्टोरी। आपको एक कॉमन स्टोरी बनानी है, वी हैव टू बिल्ड अ कॉमन स्टोरी, और उसी बेसिस पे कॉमन स्टोरी बनाओ जहाँ पे मेजॉरिटी मेंबर्स वहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो। आप उसको ऑब्जर्व करो कि कौन क्या क्या ऑब्जर्व कर रहा है, कौन क्या क्या बोल रहा है, उसको देखो एंड देन आप देखो। ये तो मैं किसी एक इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, और वो इंडिविजुअल इन 18 में से कोई भी हो सकता है। आप जरूरी हो कि आप 13 नंबर पे हो, मैंने तो यहाँ पे बस रेफरेंस के लिए रहा कि आप 13 पे हो, लेकिन आप इनमें से कोई भी हो सकते हो। और सभी लोग ये सोचेगा कि मैं डोमिनेट करूँ, मतलब मैं अपने पॉइंट्स को अच्छे से प्रेजेंट करूँ, तो वो करो और रिजल्ट के बारे में छोड़ दो, लेकिन डिस्कशन में अपना बेस्ट पार्ट दो एंड जस्ट लीव इट टू गॉड। जैसे ही आपका 1-2 मिनट पूरा ओवर हो गया तो वहां पे आपको क्या करना है कि अगर सपोज ग्रुप नंबर 5 को अगर अब ऐसा है ना, सभी लोगों ने बोला कि जो 5 वाला है या सपोज 7 वाला है, तो वो दे विल से दैट प्लीज टेस्ट नंबर 7 दिस ग्रुप हैज नॉमिनेटेड यू टू नरेट द कॉमन स्टोरी सो यू कैन प्रोसीड विद इट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 7 वाला खड़ा होगा एंड देन ही विल नरेट द होल कॉमन स्टोरी जो कि आप सभी लोगों ने बनाई है, वो एक्सेसर को बताएगा, है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे जो है वो सामने प्रोजेक्ट करेगा व्हेन कॉमन स्टोरी। अब कॉमन स्टोरी जो है आपको एक्सेसर को बतानी है, तो आप अपना जो फेस है वो एक्सेसर की तरफ पॉइंट आउट करके उसको बोलेंगे, ठीक है। अब देखो वैसे तो कॉमन स्टोरी का कोई इंडिविजुअल मार्क्स या ऐसा कुछ होता नहीं है, वो बस एक स्टोरी होती है जो हाँ बोल दिया, ठीक है, ऐसा होता है। तो कॉमन स्टोरी आपको बोलनी है, नरेशन कैसा हो कैसा नहीं हो, अगर आपको ही चुना गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी चुना गया है तो आप उसको सपोर्ट कर दो कि हाँ वी आर नॉमिनेटिंग ग्रुप नंबर 7 टू नरेट द कॉमन स्टोरी, आप बोल दो एक बार सभी के सामने। या तो अगर आपको ही चूज कर लेगा तो वेल एंड गुड, कोई और भी अच्छी बात हो जाएगी। तो एक कॉमन स्टोरी जो है बनानी है, सपोज अगर आपको चुन लेगा तो कॉमन स्टोरी क्या है, पॉइंट्स देख लेना क्या क्या मेजर पॉइंट्स डिस्कशन में हुए, किस मेजर पॉइंट पे अधिकतर लोगों ने उसको देखा, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी, कोई आपको वहाँ बताएगा नहीं, है ना। आपको उस 5 से 10 मिनट डायरेक्शन
मिनट्स के अंदर जो डिस्कशन चल रही है उस पर अच्छे से पॉइंट्स फोकस करना है, और हो सके तो अपनी स्टोरी को ज़्यादा प्रोसेस करना है, ज़्यादा दिखाना है कि हाँ ये मेरी स्टोरी है, मैंने इसको लिखी है। अगर अच्छी स्टोरी होगी तो लोग आपके पॉइंट्स को एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग बस बोलते जा रहे हो, कभी कभी ऐसा देखते हैं कि अगर इसकी स्टोरी रेलेवेंट है, रियलिस्टिक है और उस ऑब्जर्वेशन से जुड़ी हुई है, अच्छी लग रही है, तो वो आपको चांस देंगे आपको बोलने का। और अगर मिल रहा है तो उस चांस को एकदम ओपनली एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैं कॉमन स्टोरी बोलूँगा। अगर सपोज आपको चुना गया है कॉमन स्टोरी बोलने के लिए, तो पहले कॉमन स्टोरी जो है आपको अपने एक्सेसर से बोलने से पहले आपको अपने ग्रुप मेंबर्स को ग्रीट करना है। क्या, कैसे बोलना है? थैंक यू ग्रुप मेंबर्स फॉर नॉमिनेटिंग माय नेम, सो आवर कॉमन स्टोरी इज, है ना, आपको ऐसे बोलना है। सपोज थैंक यू ग्रुप मेंबर्स फॉर नॉमिनेटिंग माय नेम टू डिस्क्राइब द कॉमन स्टोरी, सो आवर स्टोरी इज दिस। सो जो भी मेजर पॉइंट्स है उठा लेना, अपनी भी स्टोरी के थोड़े एलिमेंट्स डाल देना, मेजर एलिमेंट्स, और उसके बाद बस मिनिमल 30 to 40 सेकंड्स का जो है आपको कॉमन स्टोरी नरेट करनी होती है। ये आपको यहाँ पे होता है। जैसे आपने एक्सरसाइज को डिस्कस किया एंड देन लास्ट में से थैंक यू, जस्ट सिट डाउन ऑन योर सीट एंड वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज आपको ये बोलेंगे कि यस वी हैड अ फ्रूटफुल डिस्कशन, है ना, वो तो बोलेंगे ही, तो उनका तो काम ही है बोलना ये सब, बाकी रिजल्ट में तो आपको पता चलेगा ही। एक्सरसाइज आपको ये बोलेंगे कि we had a very fruitful discussion, we enjoyed this session and so on and so on, so it's a very ऐसा सब कुछ आपको मतलब मोटिवेशन देंगे एंड देन यू कैन लीव द रूम। तो आप क्या करोगे, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे चले जाओगे, ऐसे ये यहाँ से आप इस वाले डोर से आए थे, यहाँ पे आपने बैठा और फिर आप यहाँ से बाहर की ओर यहाँ पे चले गए। लाइन बाय लाइन जाइएगा, अच्छे से डिसिप्लिन में रहिएगा, बिकॉज हर एक चीज़ यहाँ पे काउंट होती है आपकी। आप यहाँ से गए ऐसे बाहर आ गए, बस तो आपका सारा पार्ट खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपका पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट में जो 4 पार्ट होते हैं ना, स्टोरी राइटिंग, इंडिविजुअल नरेशन, डिस्कशन, कॉमन ग्रुप स्टोरी नरेशन, ये सारा मैंने आपको अच्छे से बताया है। इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, कैसे आपको अपने ग्रुप को अपने पॉइंट्स कन्वे करवाने हैं, कोई गलत बोल रहा है तो उसको कैसे ऑब्जेक्ट करना है, गलत मतलब कोई अगर अपनी स्टोरी से हट के कुछ बोल रहा है उसको अलग करना है, या फिर किसी की स्टोरी आपको अच्छी लगी तो आपको उसको सपोर्ट भी करना है। ऐसा तो है नहीं कि आपकी स्टोरी अच्छी है, आपके ग्रुप में किसी की भी स्टोरी आपसे थोड़ी और रियलिस्टिक हो सकती है, थोड़े और उसने अच्छे आइडियाज़ दिए हों, अच्छी इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स दी हुई हो, तो उसकी स्टोरी को आप सपोर्ट भी कर सकते हो। देखो, दूसरे को सपोर्ट करने से आप कम नहीं हो जाओगे, बल्कि ये दिखाता है कि आपने उसकी स्टोरी को अच्छी लगी आपको, क्योंकि आपने उसको ध्यान से ऑब्जर्व किया और इसलिए आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो पहली प्रायोरिटी तो भाई ये होनी चाहिए कि हमको अपनी स्टोरी को दिखाना है, लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है आपसे तो एटलीस्ट यू शुड सपोर्ट सम इंडिविजुअल हुज स्टोरी इज गुड इनफ, है ना। अगर आप अपनी स्टोरी को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि ये थोड़ी स्टोरी कॉमन नहीं है उतनी एज कम्पेयर टू अदर मेंबर्स, तो आप उसकी स्टोरी को सपोर्ट करो जिसकी स्टोरी आपको सबसे बेस्ट लगी हुई हो। उससे आपकी एक सपोर्टिव क्वालिटी को दिखाता है, आपकी एक अच्छी ऑब्जर्वेशन टेक्निक को दिखाता है। ये सारे के सारे ट्रेड्स वो एक्सेसर आपके देखते हैं, ठीक है। ये सब आप करो, सपोर्ट एक बार कर लो, फिर हो सके तो कॉमन ग्रुप स्टोरी नरेशन में अपना नाम खुद मत नॉमिनेट कर लेना, देख लेना कि पहले कहाँ जा रहा है, उस हिसाब से करना, ठीक है। इंडिविजुअल नरेशन करते समय जब आपको 1-1 मिनट का टाइम मिलता है टू नरेट योर ओन स्टोरी, एकदम कॉन्फिडेंट रहिएगा, डरिएगा मत। स्लिप ऑफ टंग कभी कभी हो जाता है तो उससे परेशान मत होइएगा। फर्स्ट फ्रेशर्स के लिए तो होता ही है, बिकॉज दे मतलब डू नॉट कम प्रिपेयर्ड, मतलब ऐसे तो मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज देयर आर नो सेवरल मेथड्स। कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे बैकग्राउंड से जो शायद एकदम टोटली न्यू आ रहे होते हैं, खो जाती है, सबसे होती है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, नर्वसनेस होती है, लेकिन उस नर्वसनेस को हाइड करने के लिए कॉन्फिडेंटली आपको बोलना पड़ेगा। क्या क्या एलिमेंट्स ऐड करने हैं मैंने आपको बताया। 1 मिनट जो है आपके पास इंडिविजुअल नरेशन के लिए रहता है, आपको खुद नरेट करना होता है, सीट पे बैठे रहिएगा, बैठे बैठे आपको नरेशन करनी होती है, ओके। सभी को देखना है, एक्सेसर्स को नरेशन के समय नहीं देखना है, आपको अपने ग्रुप मेंबर्स की तरफ देखना है, ठीक है। ग्रीटिंग्स करनी है उनको, ग्रीटिंग आप कर लो पहले, उसके बाद जो मैंने आपको बॉक्स में लिखा था ना, बॉक्स में ये जितने बॉक्स में सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ये सब लिख देना, उनको डिस्क्राइब कर देना कि ये, और फिर एक्शन। उसके बाद जो मेन आपका होना चाहिए वो आपका डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए कि उस सिचुएशन को क्या हुआ,
मेन बॉडी या फिर प्रेजेंट सिचुएशन हैंडल, कैसे आपने हैंडल किया, अरेंजमेंट्स आपने क्या की, आपने कौन कौन से आइडियाज़ निकाले, गुड रियलिस्टिक टेक्निक्स क्या क्या थी वो सब, और फिर फाइनली जो आपका रिजल्ट होता है, मतलब उस सिनेरियो का आउटकम क्या हुआ या फिर क्या आपने मैसेज ड्राइव किया, क्या सीखा, ये कुछ ऐसी स्टोरी है और वो आपको पता चल जाएगी। जब आप पिक्चर देखोगे तो आपको अपनी स्टोरी को बिल्ड करना आसानी से आ जाएगा। ठीक है, परसीव करना है, ऑब्जर्व करना है, उसको बोलना है कि मैंने इतने कैरेक्टर्स परसीव किए, मैंने इनकी डिटेल्स क्या क्या है, उनका टॉपिक, उनका, है ना। 1 मिनट आपको मिलता है, इस 1 मिनट में जो 10 से 12 सेकंड, बस उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, 10 से 12 सेकंड में आपको ये सारी चीज़ें आपको कर देनी है। उसके बाद जो मेन आपका 50 सेकंड वाला जो होता है ना, 50 सेकंड, उसमें आपको अपनी पूरी स्टोरी बतानी है अच्छे से। अगर कहीं बीच में अटक जाते हो तो वहाँ छोड़ दो, दूसरा से शुरू कर दो, लेकिन अपनी स्टोरी से स्टिक रहना, अपनी स्टोरी से मेन पॉइंट स्टिक रहना। हो सकता है नाम वाम थोड़ा भूल के हो, एज वेज थोड़ा भूल के, लेकिन अब जो स्टोरी का मेन पॉइंट है ना, जो कोर है स्टोरी का, उसके अराउंड ही आपको नरेट करना है, ताकि आप अपने आइडिया पे एटलीस्ट स्टिक तो रहो। वरना एक्सेसर क्या सोचेगा कि ये शीट में कुछ और लिखता है, फिर उसको फैंसी या फिर रियलिस्टिक दिखाने के लिए कोई और आइडियाज़ देता है जो कि इसने खुद ही यहाँ पे नहीं रखा है, तो एक अच्छा नहीं जाता है। ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल नरेशन में आपको ध्यान रखनी है। डिस्कशन में भी अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट है, एकदम चुप भी नहीं रहना है और एकदम ज़्यादा बोलना भी नहीं है, नॉर्मल बोलना है। जैसे सब लोग बोल रहे हैं, अपनी आवाज़ को थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ा दो, और अपने पॉइंट्स को एकदम स्ट्रांगली पुट करो, अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को अच्छे से रखो, अपने स्टोरी को पहले एक्सप्लेन करो। अगर आपकी स्टोरी में दम होगा, एक रियलिस्टिक होगा, वैलिड पॉइंट्स होंगे, है ना, और इंक्विजिटिव आइडियाज़ होंगे, तो लोग आपकी स्टोरी को नो डाउट सपोर्ट करेंगे, है ना। तो आपको अपनी स्टोरी को और प्रोमलगेट करना है पूरे ग्रुप में। ऐसा होना चाहिए आपकी स्टोरी के मेन पॉइंट्स रेजोनेट होने चाहिए, रेजोनेट, समझ रहे हो ना, रेजोनेट होने चाहिए, जिससे कि लोग आपको डिस्कस करें। रेजोनेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे ग्रुप में, है ना। आपको ऐसा ग्रुप मिलता है यू शेप का, जैसे, है ना, कैंडिडेट्स यहाँ बैठे रहते हैं, तो पूरे स्टोरी में आपको आपकी स्टोरी के कुछ मेन एलिमेंट्स जो है रेजोनेट होने चाहिए। तो ऐसे कुछ नेचुरल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, बस। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्टोरी काम नहीं आ रही, तो आप दूसरे की स्टोरी सपोर्ट कर दो, लेकिन पहले एटलीस्ट 2 मिनट में अपनी स्टोरी को करो। तो अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मेरी स्टोरी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर कहीं से भी कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, तो आप उसकी स्टोरी को सपोर्ट कर दो या फिर उसकी स्टोरी बोल दो, उसकी स्टोरी से कई नई आइडियाज़ निकालो जो वो कर रहा है ना। इससे आपका सपोर्टिंग ट्रेड पता चलता है। ये सारी चीज़ें थी। डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट लीजिए, अगर नहीं लेंगे तो फिर तो जाना है, कोई तो पक्का है आपका स्क्रीन डॉट हो जाएगा। डिस्कशन में पार्ट लेना है, डरना नहीं है, बोल्डली अपने को फेस करना है, दूसरों के सामने अच्छे से पॉइंट्स रखना है, ठीक है। उसके बाद कॉमन ग्रुप स्टोरी नरेशन, वो लक पे डिपेंड करता है कि अगर आपको मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो फिर भी कोई बात नहीं, बिकॉज उसका कोई पॉइंट नहीं होता। वो एक होता है कि हाँ, हमारी स्टोरी ने कॉमन स्टोरी बनाई है एंड दैट इज दिस, ठीक है। अब देखो, ये सारा फेज हो जाने के बाद, ये फेज 1 की जितने भी टेस्ट हैं वो सब हो जाने के बाद, OIR PPDT, है ना, ये दोनों टेस्ट होने के बाद आपको लंच करवाया जाएगा, है ना, लंच एंड अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, उसका अनाउंसमेंट होगा। तो सून आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 1 यू विल हैव योर लंच एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स। आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाने के बाद OIR और PPDT, है ना, ये टोटल टास्क होने में ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो ये सारा टास्क हो जाने के बाद आपको बाहर ओपन ग्राउंड में लाया जाएगा, थोड़ा सा 15-20 मिनट्स के वेट के बाद आपको वहाँ पे लंच दिया जाएगा। ओके, यू विल हैव योर लंच एंड उसके बाद लंच, अगर आपने लंच कर लिया है, फिर आपको वहाँ पे बाहर वेटिंग रूम में बैठाया जाएगा और वहीं पे आपके रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट होगा। दोस्त कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हो गए फेज 2 के लिए, मतलब जो स्क्रीन इन हो गए, क्या होगा आपको, जैसे जो आपका ग्रुप बना था, जैसे 15-20 से लोगों का ग्रुप बना था आपका, वो ग्रुप एक बार बन गया, उसके बाद वो आपको चेस्ट नंबर वाइज वहाँ सबको खड़ा करेंगे एंड देन द स्टूडेंट्स और द कैंडिडेट्स हु हैव बीन स्क्रीन्ड इन, दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन स्क्रीन्ड इन विल their chest numbers will be announced by the officers द्वारा उनके चेस्ट नंबर्स को अनाउंस किया जाएगा एंड देन दोज स्क्रीन्ड इन कैंडिडेट्स कैन गिव देयर 5-day फुल SSB। वो इसीलिए आपका फेज 1 बहुत क्रिटिकल होता है, दैट्स वाई फेज 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आगे आपको प्रोसीड करने के लिए फेज 1 तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, राइट। सो फेज 1 बेसिकली आपकी क्वालिटीज़ को, आपके इनबॉर्न इननेट जो आपका नेचुरल है वो देखने के लिए आपको होता है।
आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को वहाँ पे डिपिक्ट करते हो, आप अपनी ग्राउंड वर्क टेक्निक को डिपेंड करते हो, आप अपने गुड आइडियाज़ को डिपिक्ट करते हो, क्या क्या अरेंजमेंट्स रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, वो सब करते हो। तो ये आपकी कुछ कुछ ट्रेड्स हैं जो देखी जाती हैं, एंड दैट्स वाई फेज़ 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इफ़ द कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड फॉर फेज़ 2, मतलब अगर उन्होंने फेज़ 1 क्वालिफाई कर लिया है, देन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फर्दर फॉर्मेलिटीज़ विल बी डन। तो वहाँ पे आपको फर्दर जो भी हैं ऑफिसर्स जो आपको गाइड करेंगे क्या 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 करना है ना। आपको अपना, जैसे आप अगर स्क्रीन इन हो जाते हो, आपको अपना लगेज वहाँ से उठाना है, आपको फेज़ 2 के लिए एक ID कार्ड, एक नया चेस्ट नंबर मिलेगा, है ना, बिकॉज चेस्ट नंबर से बहुत सारे हटेंगे, बहुत सारे रिजेक्ट होंगे, तो जो नए चेस्ट नंबर से आपको अलॉट होंगे। ओके, आपको अपना लगेज लेना है, एंड देन यू हैव टू रिपोर्ट एज वेयर द ऑफिसर टोल्ड्स यू टू, मतलब जैसे ऑफिसर आपको बोलेंगे आपको रिपोर्ट करना है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई ये करेंगे और जो फर्दर फॉर्मेलिटीज़ है वो भी आपकी हो जाएंगी। सो देन गेट रेडी फॉर फेज़ 2। फेज़ 2 के लिए आप तैयार रहिए, है ना। पहला डे 1 आपका हो गया, देन डे 2, 3, 4, 5 जितने भी 4 दिन और बचे हैं उनकी टेस्टिंग आपकी होगी, ठीक है। एल्स द कैंडिडेट्स विल डिपार्ट आफ्टर द रिजल्ट्स, यानी कि जो कैंडिडेट्स स्क्रीन इन नहीं हुए हैं या जिनकी छटनी हो गई है वो सब के सब डिपार्ट कर जाएंगे रिजल्ट की तरफ, जहाँ से मतलब है ना आपको वहाँ से डिपार्ट करना ही पड़ेगा। जहाँ से आप कहीं होटल में रुके हो या फिर आपको उसी दिन जाना, तो आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से अरेंजमेंट्स कर लीजिएगा, बिकॉज अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको सेंटर पे नहीं रुकने दिया जाएगा, यू हैव टू डिपार्ट। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी, ये बेसिस था आपके फेज़ 1 का। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। इसलिए फेज़ 1 में बहुत सारा कॉम्पिटिशन रहता है, बहुत टफ कॉम्पिटिशन होता है, बिकॉज एट अ सेंटर नियरली 400 250 300 350 कभी कभी 400 पहुंच जाते, तो इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं। सो वी हैव टू, सो द सेंटर हैज़ टू फेज आउट, है ना। ये बेसिकली आपको स्क्रीन इन करने के लिए रिजल्ट होता है, ताकि आप फर्दर टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकें। तो ऐसा तो है नहीं कि 400 में 400 सभी को स्क्रीन इन कर लिया, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। सो दैट्स वाई यू हैव टू, मैं ना आपको इस भीड़ में आपको अपने आप को एक अच्छा प्रोजेक्ट करना है, आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ देने हैं, जिससे कि आप एटलीस्ट फर्दर टेस्टिंग के लिए आप फिट है कि नहीं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, फिजिकली प्रिपेयर्ड हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, तब जाके आपको स्क्रीन इन किया जाएगा। नहीं तो फिर आप डिपार्ट कर जाएंगे वहाँ से, आपको स्क्रीन आउट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी, एंड जस्ट प्रिपेयर फॉर इट। अभी जो एनडीए का जो रिटन पेपर हुआ है उसकी जो एसएसबीज आएंगी वो ऑलमोस्ट दिसंबर से शुरू हो जाएंगे, दिसंबर जनवरी, ये सारी की सारी चलती रहेंगी आपकी, ठीक है। वो देख लीजिएगा और पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन करिए, OIR प्रैक्टिस करिए। OIR की आप रीजनिंग की बुक ले लीजिए, वर्बल नॉन वर्बल, है ना, ये सारी प्रैक्टिस करिए। अगर आपका PPDT में कहीं बॉर्डर लाइन केस होता है, उस केस में आपकी OIR रिफ़र की जाती है। सो अगर आपको OIR में मार्क्स ज़्यादा रहेगा, आपने अच्छे से मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, सो देन इवन इफ इन PPDT अगर आपने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं किया आपके अपने हिसाब से अप टू द मार्क, देन योर मार्क्स ऑफ OIR विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। एंड कंडक्ट अच्छा रखिएगा, डिसिप्लिन में रहिएगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें ना ऑफिसर्स आपकी देखते रहते हैं। ऑफिसर्स की इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनिएगा, हॉल में क्या बताया जा रहा है और कहाँ कहाँ क्या बताया जा रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, एकदम अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, हरी में मत रहिएगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपकी काउंट होती हैं वहाँ पे, सब देखा जा रहा है, हर एंगल से आपको देखा जा रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको बोलते हैं। और फर्दर जो आने वाली हमारी वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे जो डे 2 की टेस्टिंग होती है, फेज़ 2, है ना, डे 2, 3, 4, 5 जितनी भी सारी की सारी टेस्टिंग होती है उन सब के बारे में हम बात करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है, अच्छे से पेपर दीजिए और मैं रिटर्न कर दीजिए, सारी तैयारी कर लीजिए, है ना, और स्क्रीनिंग का ये जो वीडियो बनी है उसको भी अच्छे से देखिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।